सो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एंशिएंट पीरियड। ठीक है, अब एंशिएंट के बाद क्या शुरू होती है? मिडीवियल। और मिडीवियल हम किसको काउंट करते हैं? विद द इन्वेजन ऑफ अरब्स, टर्क्स, अभी दिल्ली सल्तनत बनेगी, गौरी गजनी आएंगे, उसके बाद मुगल एम्पायर बनेगा। सो इसको हम कर देते हैं कि एंशिएंट से हम मेडिवल में चले गए। बट अगर देखा जाए दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, कि सिर्फ एक दिल्ली पे, दिल्ली दोआब रीजन में अगर अरब्स टर्क्स आ गए, ठीक है ना, तो उन्होंने आके अगर ऑक्यूपाई कर लिया उस एरिया को, तो पूरे इंडिया की हमने हिस्ट्री को क्या बोल दिया? मिडीवल इंडिया। बट एट द सेम टाइम साउथ में कौन थे? चोलास। चोलास का इतना बड़ा एम्पायर हो गया था साउथ में, इवन टिल श्रीलंका उन्होंने कॉन्कर कर लिया था। सो ये अभी भी इशू रहता है कि मिडीवल इंडिया क्यों ऐसे कहते हो कि एक छोटा सा एरिया था, दिल्ली दोआब वाला एरिया, उसको अगर टर्क्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। फॉरेन इन्वेजन तो पहले भी हो रही है, इंडो ग्रीक्स की हुई, उधर से ईरानियंस की हुई, सिंथियंस की हुई, हुन्स की हुई है अभी लेटेस्ट। तो सिर्फ एक क्या हुआ ऐसा कि जब टर्क्स आए उन्होंने दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश कर दी कि हमने इसको मिडीवल इंडिया कह दिया। तो ये काफी हद तक चैलेंज्ड है। सो अगर हम मिडीवल इंडिया या फिर अर्ली मिडीवल इंडिया को काउंट करेंगे तो हम पोस्ट गुप्ता में ही काउंट कर लेंगे उसको। दैट इज विद द राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, कि ये सब चीज फ्यूडलिज्म की वजह से थी। कि फ्यूडलिज्म जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो बाहर से इन्वेजन हो जाती है, और जब वो वीक हो जाता है तो दैट मीन्स एक फ्यूडलिज्म वीक हो गया, यानी कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बन गई। सो ये चलता रहेगा भाई। डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन वाला चार्ट हमने पढ़ा था, तो ये उसी बेस पे है। तो हमने पढ़ना क्या क्या है? सबसे मेन चीज है, इतनी बड़ी स्टोरीज चल रही हैं अभी तो सिर्फ एंशिएंट खत्म होने को आ रही है, और इसी में कितने सारे स्टोरीज आ गई, कितने किंग्स आ गए, क्रोनोलॉजी आ गई, इवेंट्स आ गई। तो बट आपने क्या समझना? प्रोसेस ऑफ चेंज, कि प्रोसेस ऑफ चेंज, अगर एक एम्पायर बड़ा हो रहा है उसके बाद उसकी पीसीज हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है, और अगर कारण है तो उसका आउटकम क्या है। फिर उसके बाद लर्न क्या करना है आपने इसमें? साइट्स, कौन सी इंस्क्रिप्शन, कौन सा टेम्पल, कौन सा कॉइन, क्या वहां से एविडेंस मिला, ये आपने यहां पे लर्न करना है। नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी, कि अगर हम चोलास, चेरास, पांड्यास फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हैं जब, तो उसमें ये देखने की कंटेम्प्रेरी कौन है। किसी एक राजा का रेफरेंस दे देगा कि बताओ जी इसमें पांड्या राजा कौन है, और नॉर्थ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडियन एम्पायर्स में भी ऐसे चलेगा। नेक्स्ट इज सोर्सेज, हमेशा जब हम पढ़ रहे हैं तो सोर्सेज पढ़ रहे हैं कि कोई इंस्क्रिप्शन मिला है, कोई कॉइन मिला है, कोई ऐसी साइट मिली है, तो ये चीज याद रखनी है। तीसरी बात है क्रोनोलॉजी, हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले ये डायनेस्टी आई, उसके बाद ये डायनेस्टी आई, दिल्ली सल्तनत आई, दिल्ली सल्तनत में भी कितनी सारी आएंगी, अभी स्लेव डायनेस्टी आएगी, खलजीज आएंगे, तुगलक्स आएंगे, लोधीज आएंगे, उसके बाद मुगल्स आएंगे। तो ये याद होना चाहिए। ये नहीं है कि हम मतलब कि हम बात कर रहे हैं मुगल एम्पायर की और हम सोच रहे हैं गुप्ता पीरियड के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि कितना फर्क है इसमें टाइम में। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। बट उसके लिए सबसे ज्यादा याद रखने का इजीएस्ट तरीका क्या? प्रोसेस को समझ लो कि अगर गुप्ता एम्पायर इतना बड़ा बन रहा है तो क्यों बन रहा है। अगर मगध में से जो डायनेस्टी मगध एम्पायर बन रहा है उससे पहले महाजनपद से, तो महाजनपद से एम्पायर क्यों बन रहा है? अगर प्रोसेस को समझ लोगे बाकी चीजें तो रिवीजन पे है, वो तो आप किसी पे भी अगर गूगल करोगे वो लिस्ट दे देगा आपको कि ये राजा था, ये उसकी अचीवमेंट्स है और इसकी वजह से वो फेल हो गए। तो इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से याद रखना है। प्रोसेस ऑफ चेंज समझ लो बस, बाकी चीजें तो लर्निंग पे एंड इट इज अप टू रिवीजन। रिवीजन जितनी बार करोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज, देखो अब मैप बिल्कुल ही चेंज हो गया, पॉलिटिकल मैप इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। ठीक है, अब यहां पर क्या था? यहां पे हमने लास्ट जो पढ़ा था, हमने गुप्ता एम्पायर पढ़ लिया था, यहां तक भी, और बैक्ट्रियन रीजन तक भी आ गया था। इतना बड़ा गुप्ता एम्पायर था, ऑल ऑफ अ सडन गया। अब यहां पे क्या हो गया? देखो, गुप्ता पीरियड जाने के बाद जो हमने सबसे मेन टॉप पॉइंट पकड़ा था वो क्या था? फ्यूडलिज्म बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अब छोटी छोटी किंगडम्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो रही है, और वो उनमें से कोई उठेगा और वो अपना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेगा। सो अब क्या हो रहा है? यहां पर ये थानेश्वर इज मॉडर्न कुरुक्षेत्र वाला एरिया, यहां से उठती है एक पुष्यभूति डायनेस्टी उठती है। पुष्यभूति डायनेस्टी क्या होती है? तो बट ठीक है, एक डायनेस्टी पुष्यभूति बड़े स्ट्रांग है इस टाइम पे। कारण क्या है?
वही लैंड वाला जो रूट है वो यहाँ पे आके मिलता है, इसलिए ये स्ट्रांग हो रहे हैं पैसे से, और इसलिए ये कल को इनमें से हर्षा निकलेगा, हर्षावर्धन निकलेगा, एंड ही विल फॉर्म अ हर्षा एम्पायर। बट पुष्यभूति स्ट्रांग हो गए, ठीक है, पैसा आ गया, बट अब वो क्या चाहेंगे? सबसे दूसरी बात, अगर कोई भी एम्पायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने आप को स्ट्रांग करना चाहता है तो क्या चाहेगा वो? ट्रेड। ट्रेड हो कहां से रहा है? इन रूट से हो रहा है। लैंड रूट तो चलो यहां पे इसके पास है, बट ये इंटीरियर में आने की कोशिश करेगा। हर एक एम्पायर जो इधर आया, देखो सबसे पहले क्या थी लोगों की इच्छा कि बंगाल वाला रीजन कॉन्कर कर ले, उसके बाद रीजन आए कि पाटलिपुत्र वाला कॉन्कर कर ले, उसके बाद आया कि कन्नौज वाला कर ले, और आज कहां पर आ गए हम? दिल्ली पे, कि दिल्ली जो है मेन सारी है। तो बात वही है दिल्ली की भी, क्रॉस रोड्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ ट्रेड पाथ। तो ऐसे चली ये गेम, लोगों को समझ आता रहा कि नहीं नहीं नहीं, हम इंटरसेक्शन पे जाएं जहां से सारा टोल जाएगा, वहां पे हम कॉन्कर कर लें। तो अब यहां से पुष्यभूति उठेंगे अभी, और उनकी क्या इच्छा होएगी सबसे बड़ी कि एक तो मेरे पास आ जाइए ताम्रलिप्ति वाला एरिया, और एक मेरे पास आ जाए गुजरात वाला एरिया, ट्रेड सारा उसके पास। अब इसी की रेस में होएगा नॉर्दर्न इंडिया। नीचे हम देखेंगे चालुक्यास। अब यहां पर इसको नॉर्थ और साउथ को, मतलब कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर कौन सी नदी निकल रही है? नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर को ऊपर अलग सीन चलेगा, उसके नीचे डेक्कन में अलग सीन चलेगा, और ये तुंगभद्रा के अलोंग अक्रॉस बिल्कुल ही अलग हिस्ट्री चलती रहेगी, पैरेलल चलता रहेगा सारा। ये कोई किसी में इंटरेस्टेड नहीं होगा। नॉर्थ हमेशा नीचे जाने को, साउथ की डायरेक्शन में जाने को इच्छुक होगा, कारण सी रूट्स, वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड रूट्स, हमेशा वो जाएगा। बट ये कभी नहीं ऊपर जाना चाहेंगे। वो तो संगम लिटरेचर में नो डाउट हमें कई जगह पे इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं कि संगम किंग्स ने जाके नॉर्थ इंडिया में एक्सपेडिशंस करी, बट वो एग्जैजरेटेड चीज है क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब यहां पर आगे चालुक्यास, सतवाहनस थे यहां पर, पहले हमने पढ़े थे। अब यहां पे कौन आगे? चालुक्यास। चालुक्यास ऑफ, पहले आएंगे वटापी, जिसको आज हम कहते हैं बदामी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चालुक्यास ऑफ कल्याणी डेवलप होंगे, यहाँ पर चालुक्यास ऑफ वेंगी डेवलप होंगे। तो ये तीनों चालुक्यास यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पे अभी पल्लवास दिखेंगे आपको। इसके बाद जब नया मैप देखेंगे यहाँ पे चोलास आ जाएंगे। तो छोटे छोटे एम्पायर्स जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब हो रहे हैं, वो अपने अपने सब रीजन में, सब रीजन मतलब ऐसे अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें हम, अपने अपने सब रीजन में अपना एक बड़ा एम्पायर करने में सक्सेसफुल हो रहे हैं। बट बात वही है कि फ्यूडलिज्म बहुत बढ़ गया। अब हर कोई छोटा राजा वो उठता है और वो कहता है कि आज से जो ये मेरा एरिया है, ये मेरा एम्पायर है, और उसको एम्पायर को बढ़ाने के लिए लड़ेंगे सारे, और जो लड़ता रहेगा वो एम्पायर ऐड करता रहेगा, और जो हारता रहेगा उसका सब्ट्रैक्ट होता रहेगा। अब बैकग्राउंड देखते हैं। हुन्स आ गए थे, हमने हुन्स तक पढ़ लिया था। हुन्स कौन थे? नोमैडिक ट्राइब्स थे, सेंट्रल एशियन रीजन से, विसिनिटी ऑफ चाइना से आ रहे थे, पूरे वर्ल्ड में फैले थे। वो चाइना में नहीं फैल पाए बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उसके बाद एक जो होती है ब्रांच उनकी इंडिया में आ जाती है, एक जो होती है यूरोप में चली जाती है। और हमारा कंसर्न किसके साथ है? सिर्फ इंडियन ब्रांच के साथ। तो गुप्तास के टाइम पर आ रहे हैं कुमार गुप्त, स्कंद गुप्त गिव्स देम अ वेरी गुड फाइट, और उन्हें हरा के बाहर भेज देता है। तो लास्ट हमने छोड़ा था कुमार गुप्त के टाइम पे शुरू हो गया, मतलब राजा स्कंद गुप्त के भी टाइम पे शुरू हो गया। बट कुमार गुप्त इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उसके बाद स्कंद गुप्त के बाद दे वर नॉट एबल टू हैंडल कि हुन्स की इन्वेजन हो रही है। एक बार स्कंद गुप्त ने हरा के भेज दिया, बट वो फिर से अटैक करते हैं। तो लेटर गुप्ता रूलर्स जो हैं, लेटर गुप्ता किंग्स जो हैं, वो हुन्स की इन्वेजन को नहीं रोक पा रहे। मिस्टेक क्या है सबसे बड़ी उनकी? ये बैक्टीरियन रीजन ले लिया उन्होंने। ये बैक्टीरियन रीजन था इधर नहीं, गुप्तास वाला इधर आ गया। यहां पर आपका बैक्टीरियन रीजन, इसको छेड़ दिया इन्होंने। ये क्या काम कर रहा था इसका? बफर का, कि भाई अगर ऊपर से कोई इन्वेजन हो रही है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बफर का काम कर रहा है कि यहां पर लड़ाई हो जाएगी, यहां पर कोई संधि हो जाएगी, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकल जाएगा। बट जब एरिया ही हमने बॉर्डर वाला ले लिया, इसीलिए सभी जो कंट्रीज वो बॉर्डर पे हैं वो बड़े ही, उनके आज तक क्या है, बड़े हॉस्टाइल रिलेशंस है। बट अगर कोई ऐसे दो कंट्रीज हैं जिनके बीच में एक बफर है, वहां पे ठीक रह रहा है ये सिस्टम।
तो बैक्टीरियन रीजन इन्होंने कॉन्कर कर लिया एंड इसकी वजह से क्या हुआ, हुन्स के डायरेक्ट ही अटैक में आ गए। अब हुन्स ने तो एक्सपेंशन करनी है, वो जो ट्राइब्स हैं वो तो जाते हैं और लड़ते जा रहे हैं, मरो या मारो की नीति पे चल रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं सोचना क्या हमारा फायदा और क्या नुकसान है, उन्होंने क्या करना, बस लड़ना है जाके। और पुरगुप्त इसकी वजह से क्या हुआ, गुप्ताज अब हो गए वीक। ये जो सारा गुप्ताज का रीजन है, यहाँ पे ये तो हुन्स वाला आ गया, ये जो गुप्ताज का सारा रीजन है ओरिजिनल, ये ट्रिब्यूटरीज आ गई इसकी, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है अब इसके हाथ से बाहर। अब हुन्स की इन्वेजन और गुप्ताज की आपस में लड़ाई हो रही है और इधर से फ्यूडलिज्म बड़ा स्ट्रांग हो रहा है। तो क्या होगा, जो फ्यूडल लॉर्ड्स होंगे ये इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे अपनी, और इसलिए गुप्ताज के बाद हम देखेंगे गुप्ताज फिर यही पाटलिपुत्र वाले रीजन में आ जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग सारी आपको डायनेस्टीज दिखेंगी। पुरगुप्त वाज द लास्ट रूलर हु वाज डिफीटेड बाय पुष्यभूति। पुष्यभूति वाज द फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी एंड पुश्ड बैक टू द गुप्ताज एंड कंट्रोल्ड द दिल्ली दोआब। अब क्या है, हमने पढ़ा बैकग्राउंड क्या बन रहा है, अब हुन्स की इन्वेजन हो रही है, गुप्ताज लड़ रहे हैं बट संभाल नहीं पा रहे, इसकी वजह से गुप्ताज वीक हो रहे हैं एंड पैरेलली लैंड ग्रांट्स के चक्कर में क्या हुआ, फ्यूडल लॉर्ड्स बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं और वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे, जिससे नए एम्पायर्स खड़े होंगे। अब ये देखो, अब लेटर गुप्ताज कहां पर आ गए, बस इतने से एरिया पर्पल वाले रीजन में आ गए। अब अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स ने अपनी डिक्लेयर कर दी इंडिपेंडेंस। ये नर्मदा रिवर है, ये देखो ये जा रही है नर्मदा रिवर, तो या इसको जो है अब इससे ऊपर की स्टडी करेंगे हम, क्योंकि हर्षा कभी भी ये नीचे नहीं आ पाया। यहाँ पे पुलकेशिन 2 था चलुक्यन रूलर, उसने इसको हरा दिया था। नाउ ये आपका पुष्यभूतिज पंजाब वाले रीजन के आसपास आपका आ गया एंड देयर कैपिटल वाज थानेश्वर। थानेश्वर इज रिजेंबल्ड विद टुडेज कुरुक्षेत्र, ठीक है। यहां पर आ गए मौखर। ये देखो, अब दो मेन चीजें क्या हैं आपकी, बंगाल एंड गुजरात एंड बंगाल। गुजरात में मालवा रूलर्स मैतरकाज रूल कर रहे हैं और यहां पर कौन रूल कर रहा है, शशांक रूलर ऑफ बंगाल। शशांक रूलर क्यों फेमस है, बिकॉज इट इज सेड कि ही कट द बोधि ट्री, जिसके नीचे बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी, वो शशांक ने पेड़ कटवा दिया था, तो इसलिए ये बड़ा नोटोरियसली इसको रिमेंबर किया जाता है। सो अब देखो, अब पुष्यभूति गुप्ताज को तो साइडलाइन कर दिया, अब गुप्ताज का कुछ नहीं रहा, उसके सारे किंग वगैरह खत्म हो रहे हैं। अब पुष्यभूति स्ट्रांग होंगे। अब पुष्यभूति ये तो दोनों चुप बैठे हैं, ये कहता है कि मैं अपना गुजरात संभाल रहा हूं, ये कहता है मैं बंगाल संभाल रहा हूं अपना। अब पुष्यभूति इसको भी चाहिए पावर। अब वो क्या करेंगे, दे विल ट्राई कि हम यहां से होते 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 पहले बंगाल पे कॉन्कर कर लें और उसके बाद हम टुवर्ड्स मालवा चल पड़ेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, पुष्यभूतिज ने मौखरीज के साथ, मतलब सबसे पहले अपने पड़ोसी के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया और मैट्रिमोनियल अलायंस के बाद अब आगे स्टोरी चलेगी। ये हो गया, बट एट दी एंड क्या हुआ, हर्षा ने इतना एम्पायर बना लिया। अभी भी देखो, ये नर्मदा से ऊपर ऊपर ही रहेगा हमेशा, इससे कभी नीचे नहीं है। ये हर्षा का एम्पायर आ गया। हर्षा का एम्पायर, हर्षा इज सेड टू बी द लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर। नाइदर ही वॉज लास्ट, नाइदर ही वॉज ग्रेट, नाइदर ही वॉज हिंदू। ये वेस्ट ने अब डिक्लेयर करा हुआ है कि भाई ये ही वॉज द लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू रूलर। ना ही ये लास्ट था, ना ही ग्रेट था, ना ही हिंदू था। अब ये हम पढ़ेंगे और आप अपने दिमाग में चलाओगे गेम को कि ये क्यों नहीं है, और अगर है तो भी बताओगे आप मेरे को, ठीक है। ना ही ग्रेट है, ना ही लास्ट है, ना ही हिंदू है। ये नो डाउट ये शैविज्म वैष्णविज्म चल रहा है अब इस टाइम पे सारा। अब किसी को ये तो नहीं लगता कि हम किसी और रिलीजन की बात नहीं करते, कि हमेशा अगर कोई भी अच्छी चीज बतानी होती है उसको हिंदुज्म के साथ रिलेट कर देते हैं, लगता है किसी को? उस टाइम पे कुछ और है ही नहीं है इंडिया में। बुद्धिज्म जैनिज्म है, बुद्धिज्म जैनिज्म भी 6th सेंचुरी में आया, तो अभी सिर्फ इसीलिए हर चीज को रिलेट करने के लिए हमें हिंदुइज्म की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। बाद में धीरे धीरे जब इस्लाम आएगा तो इस्लाम की भी सारी अच्छी चीजें बताएंगे हम। तो अभी इंडिया में क्या है, सिर्फ हिंदुइज्म है, तो इसलिए कभी भी कोई रेफरेंस देना होता है तो दैट इज व्हाई आई यूज द हिंदू रेफरेंस। बट अब ब्यूरोक्रेट बनना है तो इसलिए रिलीजन के असली मतलब में जाना है। और असली मतलब क्या रिलीजन का, सेंसेस से कॉन्शियस पे। हर रिलीजन यही कहता है, जो मर्जी रिलीजन है दुनिया का। अब ये समझ आ गया आपको?
अब यहाँ पे देखो चालुक्यस आ गए, यहाँ पे पल्लव्स आ गए। यहाँ पे क्या पढ़े थे हमने? पांड्यास, चेरास, चोलास पढ़े थे हमने, वो सब खत्म हो गए। कालभ्रास आ जाता है, कालभ्रास को पल्लव्स हरा देते हैं और पल्लव्स को बाद में ओवरटेक कौन करेगा? अब चोलास फाइनली। अब ब्रीफली हम हुन्स के बारे में पढ़ेंगे। वायलेंट ट्राइब है, कुछ नहीं पता है इनको। अब वायलेंट ट्राइब का मतलब क्या हुआ? ना इनके पास अपना कल्चर, ना स्क्रिप्ट, ना रिलीजन। तो इंडिया में इन्वेजन होने से क्या हो जाएगा? इनकी इंडियनाइजेशन होगी इनकी। जैसे हमने पहले फेज में पढ़ा कि इंडो ग्रीक्स आए, मनेंद्र नाम के यूज करने लगे वो, ठीक है। उसके बाद इंडो ग्रीक, सिंथियंस या फिर यूशी ट्राइब से भी कुशान्स आते हैं, तो सारे इंडियनाइजेशन हो रही है उनकी। सेम वे हुन्स की भी इंडियनाइजेशन होगी। बट इसके बाद जो टर्क्स आएंगे और मुगल्स आएंगे, उनकी इंडियनाइजेशन नहीं होगी। कारण क्योंकि वो इस्लाम, अपना रिच कल्चर, अपना रिच रिलीजन अपने साथ लेके आएंगे, तो इसलिए उनकी इंडियनाइजेशन। बट ये ट्राइब्स हैं, इनको आके अच्छा लगता है कि यार बढ़िया, यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी है कि कल्चर क्या है, एक यूनिफॉर्मिटी है, तो इनको अच्छा लगेगा। एंड दे विल ऑल्सो, जो हुन्स भी हैं, दे विल ऑल्सो गेट इंडियनाइज्ड। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आते हैं। एंड स्कंदगुप्त जो है, इनको पहले एक बार हरा के बाहर भेज देते हैं। 2 ब्रांचेस हैं जो इंडिया में आते हैं, उनको हम जनरली कह रहे हैं व्हाइट हुन्स कह देते हैं, ठीक है। व्हाइट हुन्स एक इंडिया आ जाती है व्हाइट हुन्स, और हुन्स जो इनको नॉर्मल कह रहे हैं वो यूरोप चले गए इन्वेजन में। अब हमने बात करनी है व्हाइट हुन्स की। नॉर्थ वेस्ट में आएंगे, वही हिंदकुश वाली साइड से ही आएंगे। ये भी देखो, इधर हिंदकुश आ गया, हिमालय, गुजरात, ये आपका आ गया। अब ये ऊपर से आ रहे हैं आपके, ये हिंदकुश, बोलन, ये वाले एरिया से अंदर आ गए इंडिया में आपके। फेलियर ऑफ गुप्तास टू गार्ड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, हमेशा से वही दिक्कत रही है कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हम अपना नहीं संभाल पाए। तो गुप्तास भी क्या हुआ है, गुप्तास में, अब लेटर गुप्तास में क्या हुआ, फ्यूडलिज्म स्ट्रांग हो गया और वो अपने अपने बस कि मैं अपना पंजाब संभाल लूं, मैं गुजरात संभाल लूं, मैं आंध्रा संभाल, मैं सॉरी नॉर्थ में बंगाल संभाल लूं, मैं अंग संभाल लूं, बस दैट्स इट। इंडिया का कॉमन आइडेंटिटी कुछ नहीं है अभी। तो क्या हुआ, इट गेव अ वेरी इजी एक्सेस टू हुन्स कि वो इंडिया में इन्वेड कर लें। अब यहां पर गुप्ता जो है वो यहां पर ज्यादा स्ट्रांग है। वो कहते हैं कि जब हमारे पे पाटलिपुत्र वगैरह मगध पे आएगी बात, तब देखेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, यहां पे ज्यादा टफ रेजिस्टेंस नहीं दे पाते हैं। एंड हुन्स जो है वो गंगा यमुना दोआब तक पहुंच जाते हैं। और गंगा यमुना दोआब तक पहुंचना, इतनी सारी जगह उन्होंने ले ली। अगर उनको पुशबैक भी करा तो भी कहां पर, हिंदकुश तक उनको करेंगे। बट ओवरऑल इंडिया में तो एंट्री मिल गई ना उनको, तो यहां पर जाके लड़ाई होती है उनकी, बिल्कुल हार्ट ऑफ द नेशन, हार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहां पे गुप्ता जिनको पहले क्या होता है कि स्कंदगुप्त इन्फ्लिक्ट्स अ क्रशिंग डिफीट अपॉन देम। और इनका राजा कौन है? तोरमन। तोरामन इज इनका अभी जो हुन्स का पहला लीडर है, ही इज कॉल्ड तोरामन। तो स्कंदगुप्त उसको हराता है, बट हराता कहां पे? यहां पर। और वो क्या करता है, उसको पुशबैक कर देता है, और वो क्या करता है, यहां पे कहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हुन्स जो है, अब हुन्स क्या है, वेट करते हैं कि देखेंगे अब क्या हो। अब उनकी वेट क्या होती है, लेटर गुप्ता एम्परस जो वीक है, ठीक है। अब लेटर गुप्ता एम्परस वीक होने के करके तो उन्होंने दोबारा सोचता है कि मैं दोबारा अटैक करूंगा, और वो दोबारा अटैक करता है, काफी हद तक जीतता भी है। बट उसके बाद क्या होता है, भानुगुप्त, ये इनका फ्यूडेशरी होता है, मतलब कि एक जागीरदार तो नहीं हम कहेंगे, कि लैंडलॉर्ड टाइप ही है जो गुप्ता एम्पायर के अंडर है। तो वो इसको हरा देता है, वो दोबारा से इसको पुशबैक कर देता है। बट भानुगुप्त के बाद क्या होता है, ओ सॉरी, इन द मीन टाइम जो तोरमन है उसका बेटा कौन है, मिहिर कुल। मिहिर कुल, अब देखो नाम से आपको पता लग रहा है कि शायद इंडियनाइजेशन हुई है। सो ही वाज हिंदुआइज्ड हुन। अब हिंदुइज्म के इफेक्ट में आ गया वो शैवाइट, वैष्णविज्म, बुद्धिज्म, लेकिन सबको चीजों को उसको पता लग गया। तो वो इंडियनाइज्ड एक हुन्स जो है, अब वो तोमरन से कौन करेगा, मिहिर कुल इसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा लेगेसी को। अब वो भी क्या चाहेगा कि अपना हुन एम्पायर बनाऊं मैं पूरा, तो वो भी अटैक की वेट करेगा। अब बिलोंगिंग टू, इट इज सेड दैट यशोधर्मना एक अगेन गुप्ता फ्यूडेशरी। 2 गुप्तास जो है, मालवा का है ये, तो गुप्तास जो है वो नो डाउट वीक हो गया। बट उनका एक जो फ्यूडेशरी है यशोधर्मन, वो क्या करता है, महिर कुल को हरा देता है। महिर कुल को हरा के दोबारा से पीछे हटा देता है। और नरसिम्हा गुप्त, ये लास्ट एक मतलब कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर आता है।
तो ये एक राजा नरसिम्हा गुप्त जो फाइनली हुन्स को टोटली खत्म कर देता है। बट टोटली उनको खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि इतनी बार वो हुन्स आए गए, लड़ाई हुई तो उनका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, उनके काफी इंपैक्ट आते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेटेड नॉर्थ, और मीरकुल क्या होता है, फाइनली जाके पंजाब वाले रीजन के आसपास जाके सेटल डाउन हो जाते हैं। पंजाब अब कौन सा वाला हम क्या कह रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हम पंजाब रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हुन्स डिस्ट्रॉयड द प्रेशियस होल्डिंग्स ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडेशरीज, उनके अब इतने ज्यादा ट्राइबल अटैक्स हो रहे हैं, और ट्राइबल अटैक्स का मतलब क्या है, जाओ बस खत्म कर दो उनको, कोई जीतना नहीं कुछ नहीं, बस आओ जाओ लूटो और आ जाओ वापस। सेमी इंडिपेंडेंट फ्यूडेशरीज, अब क्या हुआ, लड़ाइयां चल रही हैं, जो ये सेमी इंडिपेंडेंट फ्यूडेशरीज हैं जो अभी हमने पढ़ी हैं, पुष्यभूतिस पढ़े हैं, उधर शशांक पढ़े, ये सारी क्या करेंगे, अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं। एंड इससे जो सबसे बड़ा इफेक्ट आता है, हमने पढ़ा था गुप्ता, पोस्ट गुप्ता एम्पायर में क्या पढ़ा था कि कोलैप्स ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। अब जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है वो कोलैप्स कर गई। अर्बनाइजेशन के ई का कोलैप्स करने का मतलब कि उसके पीछे वाला ई जो है वो कोलैप्स कर रहा है, यानी कि एक एम्पायर वाला ई कोलैप्स करने का मतलब इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। इकोनॉमी कोलैप्स क्यों कर रही है हुन्स की इन्वेजन से? चलो एक ये भी हो गया कि इसको भगाने में, प्लस कि जहां से इन्वेजन कर रहे हैं वही तो उत्तर पर दक्षिण पथ का रास्ता, और वहीं पे डिस्टर्बेंस रह रही है, तो रोमन्स ने क्या करा, अपना ट्रेड यहां से कम कर लेते हैं। और अब क्या होगा कि जो ज्यादा ट्रेड होगा वो नीचे से साउथ ईस्ट एशिया से होगा। बट साउथ ईस्ट एशिया के साथ क्या है, बार्टर सिस्टम है, वो भी एक ट्रॉपिकल से कंट्री है, उनके पास भी अपनी क्रॉप स्पाइसेस सब कुछ है, हमारे पास भी है, तो क्या ट्रेड होगा, बार्टर ट्रेड ही होगा बेसिकली, जो नॉट एक्चुअली बार्टर, बट जो हमें चीज चाहिए उनके पास है, जो उन्हें चीज चाहिए हमारे पास है। बट रोमन एम्पायर के साथ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ट्रेड था वो ये नहीं था कि जो हमें चाहिए, हम उनको कोई भी चीज देते थे, बदले में हमें क्या मिलता था, गोल्ड एंड सिल्वर, मतलब कि प्रॉस्परस तो वही था ना। तो हुन्स की इन्वेजन से क्या हुआ, ये वाला जो रूट है वो डिस्टर्ब रहने लग गया, और यहां से क्या हो रहा था, रोमन ट्रेड। रोमन ट्रेड जब बंद हुआ तो इकोनॉमी खत्म होनी शुरू हुई, और इकोनॉमी जब खत्म होनी शुरू हुई तो एम्पायर यानी कि सेकेंड अर्बनाइजेशन अब खत्म होती दिखेगी। अब हमें फर्स्ट अर्बनाइजेशन बुद्ध के टाइम पे आ गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सेकेंड अर्बनाइजेशन बुद्ध के टाइम में 6th सेंचुरी में जो शुरू हुई थी वो आपको पोस्ट गुप्ता पीरियड में खत्म होती दिखेगी। तो क्यों एक अर्बनाइजेशन, सिटी कल्चर क्यों डेवलप हो रहा है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, और इकोनॉमी अगर हिलेगी तो उसका एम्पायर पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बट हुन्स की इन्वेजन का कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी था। अब जब रोमन ट्रेड कम हुआ, वेस्ट का ट्रेड कम हुआ, तो क्या होगा कि उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, हम ईस्ट के ट्रेड के साथ बात करेंगे। तो साउथ ईस्ट एशिया, चाइना इन पर्टिकुलर बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड। अब जो ट्रेड रूट है हमारा उस चाइना वाली साइड से, और ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे बहुत ज्यादा होगा, इधर चाइना वाला रीजन आ गया आपका। अब इसीलिए क्या होगा, ट्रेड ऐसे चलेगा। और यहां पर कांचीपुरम की सिल्क साड़ीज, सिल्क आ कहां पे रहा है, यहां से, चाइना से, तो आज तक जो बड़ी फेमस है कांचीपुरम की साड़ीज। तो हुन्स की इन्वेजन से क्या हुआ, हम एक ही रोमन एम्पायर के ट्रेड पे ही नहीं डिपेंडेंट रहे, हमने कोशिश करी ऑप्शंस ढूंढने की, और ऑप्शंस हमें कहां पे मिले, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना में। ये हो गया। उसके बाद पोर्ट्स लाइक ये कावेरीपट्टनम, ताम्रलिप्ति, ये डेवलप हुए। जो पहले सिर्फ ताम्रलिप्ति सिर्फ इंडो चाइना और वेस्ट का लिंक था, अब वो प्रॉपर एज ए पोर्ट फॉर ट्रेडिंग यूज होने लगा। रेशियल मिक्सचर हो गया, ऑब्वियसली हुन्स आएंगे, वो सेटल डाउन हो रहे हैं क्योंकि उनकी इंडोनाइजेशन हो रही है, उनका पक्का कोई घर तो है नहीं अपना, तो वो तो बस ट्राइबल लोग हैं, यहाँ पे उनको जगह मिली और वो रेशियल जो है मिक्सचर हो गया। अब नॉर्थ वेस्ट, बट सबसे बड़ी उसके बाद अलावा जो सबसे बड़ी अगली डेवलपमेंट आती है, दैट इज ये जो अब हिंद कुश वाला साइड है, ये अब सबको पता लग गया कि यहां से इन्वेजन की जा सकती है। उसका कारण क्या, अब इस्लाम का उधर बर्थ हो चुका है पैरेलली 570 AD में, व्हेन प्रॉफिट मोहम्मद वाज बोर्न इन मक्का। अब उधर इस्लाम का जन्म हो चुका है, एंड इस्लाम अपना पूरा
एक्सपेंशन मोड में है, और इस टाइम पे उनको पता लग गया कि इंडिया में एंट्री है, और इंडिया वैसे ही, सऊदी तो चलो अगर हम देखें डेजर्ट एरिया थोड़ा सा, तो इंडिया एक प्रॉस्परस लैंड सभी के माइंड में थी कि इंडिया बहुत प्रॉस्परस लैंड है और जो उसको कब्जा कर लेगा तो वो अपने उसको अंडर ले लेगा। अब जब सऊदी से अगर हम देखें, टर्की को ही ले लो, चलो अब टर्की हमने देखी है लोकेशन उसके, टर्की की लोकेशन कहां पे, कॉन्स्टेंटिनोपल हमने पढ़ा था, माइनर एशिया वाला कॉन्सेप्ट। अब ये अगर टर्की ले लो, ये आपका आ गया वेस्ट, ईस्टर्न यूरोप, और ये आ गया आपका वेस्ट एशिया। ईस्टर्न यूरोप ये कौन सा वाला एरिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा था, ईस्टर्न क्वेश्चन। अभी बाद में क्या होगा, ये टर्की का जो इस्लाम का इफेक्ट है, अरब्स और टर्क्स में बटेंगे, पहले तो ये शिया सुन्नी में बटेंगे अभी ये, उसके बाद क्या होगा, ये दोनों जो इसके ब्रांचेस हैं वो वीक होनी शुरू हो जाएंगी। कारण क्या, रोमन इफेक्ट बहुत होने लग जाएगा उस पर। ईस्टर्न एम्पायर जो है उसमें कंट्रीज जो हो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे, वेस्टर्न में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे, और मुगल एम्पायर भी खत्म हो जाएगा इसमें। बट कमिंग बैक, दे अडॉप्टेड हिंदू रिलीजन एंड कंप्लीटली मर्ज्ड विद द बल्क ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। हुन्स एट द एंड खत्म होते हैं, ठीक है, नरसिम्हा गुप्त उनको फाइनली हरा देता, और उसके बाद वो हरा देते, दैट मींस राजे को हरा दिया, लोग तो यहीं पे रह गए, और वो इंडियनाइजेशन हो गया, उनकी हिंदू रिलीजन फॉलो करने लग जाते हैं। उसके बाद उनकी हिस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है हमें। अब हम पढ़ेंगे अबाउट हर्षा। उसको पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ना है कि जो अभी हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे ये हमें मिल कहां से रही है, ठीक है। सबसे पहले ड्रामा जो हर्षा ने खुद लिखे, रत्नावली, नागंधा एंड प्रियदर्शिका, हर्षा ने खुद लिखे हैं ये। एंड 12th सेंचुरी में एक बुक आएगी जयदेव की गीत गोविंद, उसमें ही कंपेयर्स हर्षा विद कालिदास। वो कहता है कि बहुत अकम्प्लिश्ड पोएट था ये, बट इसकी अगर आप कहीं किसी सोर्स में पढ़ोगे तो वहां पे किसी और के क्रेडिट दिया होगा, किसी और ने लिखा है, उसके कोर्ट पोएट ने लिखी है ये चीज, और बाद में क्या हुआ, वो अपने राजे को दे दिया कि यार तू अपने नाम पे पब्लिश करा ले इसको। तो ये कई जगह आपको मिलेगा। सो बस आपने ये याद रखना है कि बट एनसीईआरटी में इट इज सेड कि ये हर्षा ने लिखे। तो अब हर्षा ने ये लिखे हैं, और इससे ऐसा लगता है कि बड़ा अकम्प्लिश्ड पोएट है, राइटर है, ये कालिदास को साथ कंपेयर कर दिया उसको। उसके बाद ह्यूनसांग, ये बंदा ट्रैवल कर रहा है इस टाइम पे हर जगह, फाहियान, ह्यूनसांग, इत्सिंग, ये सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवल करते करते क्या ये काम क्या करने आए हैं बेसिकली सारे, चाइना से इंडिया में आए क्यों है, बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट, बिल्कुल ये बुद्धिस्ट मैन्यूस्क्रिप्ट इकट्ठी करने को आए हैं यहाँ से। वो कारण क्यों, क्योंकि अब चाइना के साथ ट्रेड बड़ा बढ़ गया और बुद्धिज्म पूरा एक्सपैंड हो रहा है। उसके बाद बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन, मधुबन कॉपर प्लेट, सोनीपत इंस्क्रिप्शन एंड हर्ष चरित्र बाय बाणभट्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड की, जिससे हमें हर्षा के पीरियड की या फिर उसके कंटेम्परेरीज पहले उसके बाद की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो सोर्सेज सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कि अगर मैं बोलता हूं कि हर्षा की पॉलिसी टुवर्ड्स बुद्धिज्म ये है, तो हमें पता कहां से लग रहा है, ह्यूनसांग से पता लग रहा है। अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी है तो कहां से पता लग रहा है, हर्ष चरित्र से पता लग रहा है। अब पुष्यभूतिज, लेटर हुन्स की इन्वेजन हुई, खत्म हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। अब एंड में क्या हो रहा है, देखो हुन्स ऊपर चले गए, बस सब बैठे हैं आराम से अपना। अब क्या हो रहा है, पुष्यभूतिज यहां पर बड़े स्ट्रांग होकर निकलेंगे। पुष्यभूति was the founder of this dynasty and they were feudatories of Gupta. गुप्ता राजाओं ने पुष्यभूति को कुछ लैंड दी होगी, जा यहाँ पे तू संभाल, यहाँ पे जब मुझे जरूरत होगी जैसे पैसे भी ले लूंगा, जैसे सेना भी ले लूंगा। तो पुष्यभूति ने टाइटल क्या लिया, वर्धान का, वर्धन, वर्धन का मतलब जिसके पास बहुत सारा धन हो, तो हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, ऐसे ऐसे नाम निकलेंगे इनके। Late and weak Gupta Empire, they declared their independence. Very usual thing कि भाई हुन्स के साथ लड़ाई हो रही है, वीक हो रहे हैं और पीछे पीछे जा रहे हैं, और राजा जो है वहां पे कंट्रोल नहीं आ पा रहा, इसलिए वो डिक्लेयर कर रहे हैं इंडिपेंडेंस अपनी। अब उसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट किंग है वो कौन निकलता है, हर्षवर्धन। इन्फ्लक्स ऑफ हुन्स एंड इनएबिलिटी ऑफ हर्ष
टू कंट्रोल कॉन्कर गुजरात फॉर अ लॉन्गर टाइम, शटर्ड द प्रॉस्परस। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट आ गया ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट रूलर कौन है इंडियन, अगर हम कंटेक्स्ट में देखें? अशोक या अकबर को हम बोलते हैं, पृथ्वीराज चौहान को भी बोलते हैं हम, तो उनके वर्ड, उनके नाम के आगे क्या लगता है? चक्रवर्तिन। चक्रवर्तिन का मतलब जो 1000 योजन पे, यानी कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे रूल करे। क्या हर्षा का एम्पायर हमें 1000 वो वाला दिखता है? तो जो ग्रेट वाली बात है वो यहां से कट जाती है कि ही इज नॉट द ग्रेटेस्ट किंग। तो ग्रेटेस्ट किंग को क्या चाहिए कि एम्पायर। एम्पायर इतना सा एम्पायर के साथ हम किसी को ग्रेट तो कह नहीं सकते। ऐसे तो जो गुप्ता एम्पायर है वो इससे काफी बड़ा है, उनमें से तो किसी ने नहीं वो चक्रवर्ती का टाइटल लिया, ठीक है। तो और सेकेंडली हर्षा का एम्पायर ज्यादा क्यों नहीं चल पाता? बिकॉज इसके पास ताम्रलिप्ति और गुजरात नहीं आ पाता। थोड़े टाइम के लिए कॉन्कर करता है, बट ज्यादा टाइम के लिए हर्षा कुड नॉट कंट्रोल दिस ताम्रलिप्ति और गुजरात। और अगर इकोनॉमी नहीं होगी तो एम्पायर भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, इसका बहुत बड़ा एम्पायर और बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह पाता। थानेश्वर इनकी कैपिटल है, मॉडर्न डे कुरुक्षेत्र, ठीक है। एंड बट हर्षा जो है बाद में इसको शिफ्ट कर देता है कन्नौज में। कारण बिल्कुल वो थानेश्वर उधर है, वो कहता है नॉर्थ साउथ दोनों पे कंट्रोल करूंगा मैं, वहां पे चुंगी अपना टोल लगाऊंगा, वहां से ज्यादा टैक्स इकट्ठा करूंगा मैं। महाराजाधिराज, अब क्या है ये टाइटल क्या लेंगे? महाराजाधिराज, परम बटकार। महाराजाधिराज मतलब राजाओं का राजा, यानी कि कुछ छोटे राजे भी हैं, यानी कि फ्यूडेटरी लॉर्ड्स अभी भी हैं, फ्यूडलिज्म अभी भी है कि छोटे राजे उन पे एक बड़ा राजा, तो उनका कौन हो गया? महाराजाधिराज। और इंडियन एम्पायर ही है तो इस पे शैविज्म वैष्णविज्म का इफेक्ट होगा। तो ये परम बटकार यानी कि विष्णु के परम भक्त, विष्णु के परम भक्त ऐसे टाइटल ले रहे हैं। टाइटल क्यों ले रहे हैं अभी यहाँ पे फ्यूडलिज्म में होते हुए? भगवान से रिलेटेड, टू क्रिएट देयर डिवाइन ओरिजिन, कि अपने आप को भगवान का दूत, भगवान का प्रॉफिट बताने के लिए कि हम उनके मैसेंजर हैं, तो वो बताने के लिए दे आर टेकिंग दीज टाइटल्स। राज्यवर्धन जो है सबसे पहला इसका राजा पुष्यभूति के बाद आता है। एंड वो कहता है कि मैं अपने आप को एक्सपैंड करूंगा, तो एक्सपेंशन की तरफ वो सबसे पहले कहां पे जाता है? बंगाल वाली साइड पे। अब जब राज्यवर्धन की ये थ्योरी सबको पता लग जाती है कि अब एक्सपेंशन मोड में है, तो सबसे जो दो बंदे होंगे कौन डरेंगे? सबसे पहले गुजरात और बंगाल डरेगा। अब गुजरात और बंगाल क्या कहते हैं? हम दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और इसके अगेंस्ट लड़ते हैं। अब राज्यवर्धन क्या करता है? मौखरी प्रिंस ग्रहवर्मन से अपनी सिस्टर की मैरिज कर देता है राज्यश्री के साथ। अब उधर से बन गया बंगाल और गुजरात का अलायंस। वो क्या करते हैं? वो कहते हैं इसको रोकना, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं? इसको ग्रहवर्मन को मार देते हैं। ग्रहवर्मन को मार के राज्यश्री जो है वो उधर भाग जाती है जंगल में, शी रन्स इनटू द फॉरेस्ट। अब क्या होगा? ये राज्यवर्धन आएगा बदला लेने के लिए। अब बदला लेने के लिए जब ये आता है तो इसको भी मार देते राज्यवर्धन को। अब बड़े भाई को मार दिया, जवाई को मार दिया, बहन भाग गई, तो कौन आएगा अब? छोटा भाई उसका। छोटा भाई कौन आता है अब? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कहता है कि मैं सबका बदला लूंगा। अब हर्षवर्धन जाता है, पहले जंगल में जाता है, अपनी बहन को बचा के लेके आता है। उसके बाद ये शशांक और अब ये क्या है? ये देखो, ये हिंदकुश आ गया, हिमालयस आ गए, गुजरात आ गया। अब यहां पे बैठा है आपका बंगाल, यहां पे बैठा है गुजरात, और यहां पे बैठा है आपका पुष्यभूतिस। पुष्यभूतिस के साथ ये मिहिर कुल वाला, ये वाला एरिया पूरा ले लो। अब पहले क्या था? ये मालवा में तो चलो ठीक है इसको संभाल लेता था, बट बंगाल इससे बहुत दूर था हर्षवर्धन से। तो हर्षवर्धन यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी लगाता है कि असम के रूलर के साथ अलायंस बना लेता है। वो असम के रूलर से अलायंस बनाने से क्या हुआ? उसको बंगाल वाले पे शशांक पे उसकी नजर रखी गई। अब बंगाल वाला शशांक जो है वो ज्यादा हिलेगा नहीं। अब इन दोनों के अलायंस से फिर हर्षा निकलता है और अपना बहुत बड़ा एम्पायर बनाता है, जिसमें कुछ टाइम के लिए वो बंगाल एंड गुजरात को अपने एम्पायर में ले लेता है। एंड ही टेक्स अप द थ्रोन इन 606 CE, AD में चल रहे हैं अब हम सारे, ठीक है ना? याद रखना वैसे तो, एट द एज ऑफ 16। सो ही वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर। ग्रेट वाला तो खत्म हो रहा है सिस्टम, कि चक्रवर्ती तो बन नहीं पाया ये।
साउथ में तो ये चालुक्य नहीं पार, डेक्कन नहीं पार कर पाया, हम तो संगम वाली जो तुंगभद्रा के बियॉन्ड लैंड है उसकी बात कर रहे थे, ये तो नर्मदा भी नहीं पार कर पाया। तो ग्रेड वाली बात हम खत्म करते हैं। वैसे हर्षवर्धन का जो एम्पायर है वो इतना था, बट ज्यादा टाइम के लिए पोर्ट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए हर्षा एम्पायर जो है वो खत्म हो जाता है। He took up the throne at the age of 16, ठीक है, 606 CE and alliance with Assam to check on Bengal, शशांक पे। अब सारा नॉर्दर्न इंडिया, नर्मदा के ऊपर वाला इंडिया अपने कंट्रोल में ले लिया। अब क्या करेगा वो? साउथ में जाने की कोशिश करेगा, और साउथ में जब जाता है तो चालुक्याज ऑफ वटापी उसे हरा देते हैं। उनमें कौन सा राजा? पुलकेशिन II। और इसको हराने के बाद पुलकेशिन II क्या टाइटल ले लेता है? परमेश्वर का। उनके परम बटकार से उठा के परमेश्वर का टाइटल ले लेता है। एंड इट इज इंस्क्राइब्ड, ये कहां पर है? एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल इंस्क्रिप्शन ये है कर्नाटका में। ये एक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपको हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म सारे रिलीजन्स के मंदिर मिलेंगे, इंस्क्रिप्शंस मिलेंगी। बहुत राजे आए, उन्होंने अपने बारे में लिखवाया, और काफी उन्होंने टेंपल बिल्डिंग हुई है, तो कॉम्प्लेक्स ऑफ टेंपल्स कहा जाता है इसको। और और उसके बाद क्या हुआ? जब हरा दिया तो चालुक्याज और हर्षा एम्पायर की एक डील होगी कि चलो ऐसा करते हैं, नर्मदा के ऊपर वाला एरिया हर्षा तेरा और उसके नीचे चालुक्याज का, ना तू ऊपर आएगा ना हम नीचे आएंगे, बस। इसके बाद हर्षा का एम्पायर जो है वो स्लोली खत्म होने शुरू हो जाता है। उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? फिलैंथ्रोपी। इतना ज्यादा दान देता था। ह्यूनसांग तो ये कहते हैं कि इसने एक बार असेंबली कराई सारे बुद्धिस्ट की, अपने कपड़ों को छोड़ के इसने सारा अपना राज्य दान कर दिया था। अब पैसे तो दे दिए, लेकिन पैसे आ तो रहे नहीं है कहीं से भी। हुन्स की इन्वेजन के बाद से क्या हुआ? रोमन एम्पायर बिल्कुल ही, रोमन एम्पायर वाला ट्रेड तो खत्म हो रहा है, गोल्ड कॉइन तो खत्म ही हो रहे हैं अब। और साउथ ईस्ट के साथ तो हम सिर्फ जो हमें चाहिए हम उनसे ले रहे हैं। कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बन रही है कि उनसे लिया हमने कंज्यूम कर लिया, हमसे लिया उन्होंने कंज्यूम कर लिया। कोई सेविंग तो हो नहीं रही, एक्सपेंडिचर ही हो रहा है। सो फिलैंथ्रोपी और इकोनॉमी प्लस चालुक्य से हार, ये तीनों कारण क्या बनते हैं कि हर्षा का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। बट हर्षा जो है ही वॉज ए स्टॉन्च तो नहीं, काफी ज्यादा वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है। अब रीजन क्या है इसका? बुद्धिज्म को फॉलो क्यों करना है उसने? चंगा भला शैवाइट है वो, तो ट्रेड किसके साथ करना है उसने? चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के साथ, और वहां पे सबसे ज्यादा कौन है? बुद्धिस्ट है। अगर उनको खुश नहीं रखेगा, और ह्यूनसांग उसके पास आया हुआ, ह्यूनसांग नेगेटिव रिपोर्ट ले गया हर्षा की, तो खत्म गेम। तो ह्यूनसांग को खुश करने के लिए ह्यूनसांग के अंडर वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहा है। अब अगर हम ये मूर्ति पूजा देख रहे हैं तो ये कौन सा सेक्ट हुआ बुद्धिज्म का? महायान की हीनायान? महायान। महायान में बुद्ध को भगवान माना जा रहा है, और भगवान की पूजा होती है मूर्ति पूजा, तो यहां पर हो रही है। अब इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे? नालंदा यूनिवर्सिटी को बड़ी ग्रांट्स देगा, बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया और बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगे। तो क्या करेगा? कंजम्पशन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड पे बैन लगा दिया, एनिमल सैक्रिफाइस नहीं होगा, और बुद्ध के तीर्थ पे ये कनौज में एक स्तूप बना देता है। अब किसी भी स्तूप में आप देखोगे उसके साथ कोई रेलिक्स, कोई चीज जुड़ी होगी बुद्ध की, जो उसके नीचे रखी होगी। तो अब हर्षा ने एक कनौज में स्तूप बनाया जिसके अंडर क्या है? बुद्धा का एक दांत है। अब वो क्या कहते हैं? डोनेशंस देते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी को, क्योंकि नालंदा जो है बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट लर्निंग स्टेशन है। ह्यूनसांग, फायान सारे यहाँ पर आए गए हैं, एटसिंग सारे आए हैं यहाँ पे। अब वो क्या कहते हैं? रिलीजियस काउंसिल करा रहा है, ठीक है। हर्षवर्धन सबसे पहले वो कराते हैं 643 CE में, जहां पे वो ह्यूनसांग को बुलाता है। ह्यूनसांग बाहर से आया, उसको ऑनर करना, तो उसको ऑनर करने की खुशी में वो एक काउंसिल अरेंज कर देते हैं। ह्यूनसांग को बोलता है तू महायान बुद्धिज्म की अप्रोच को फॉलो, मतलब कि पूरा खुल के बता, लोगों को समझा। तो यहाँ पर क्या होता है? ह्यूनसांग इतना जोश से बोलता है कि महायान हिंदू बुद्धिज्म के बारे में। यहाँ पे हर काफी राजे आते हैं, और भी कई रिलीजियस सेक्ट्स जो हैं उनके लीडर्स आते हैं। तो महायान बुद्धिज्म की जब फिलॉसफी को बताता है, उसके बाद वो कहता है कि चलो अब मेरे साथ कोई डिबेट करो कि रिलीजन पर। अगर कोई हिंदू उठता है, कोई जैन उठता है, तो वो उठ के बोले कि आपका बुद्धिज्म में ये गलती है, ये खराबी है। बट अब राजे ने उसको चीफ गेस्ट बुलाया हुआ है, किसी फंक्शन पे किसी प्रिंसिपल ने किसी को चीफ गेस्ट बुलाया हुआ है, और वो चीफ गेस्ट स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा है कि मेरी फिलॉसफी सुनो।
किसी की हिम्मत होएगी कि प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाके कोई बच्चा उठ के बोल जाएगा कि नहीं जी ये आप गलत बोल रहे हो? बोलेगा ठीक है, सब तालियां मारते हैं और बढ़िया, ह्यूनसांग बड़ा खुश होता है। इसलिए ह्यूनसांग जो है बड़ी जाके प्रेज करेगा अब वापस चाइना में कि देखो जी हर्षा का एम्पायर तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें क्या था, गोल्डन बुद्धा स्टैचू यहाँ पे इरेक्ट होता है। दैट मीन्स बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म। इससे हमें पता लगता है कि बुद्धा का अगर स्टैचू बना दिया, दैट मीन्स हर्षा वाज फॉलोइंग द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी जो आज आपकी आ जाती है आपकी, दैट फॉलोज महायान। और ऐसी वल्लभी यूनिवर्सिटी है गुजरात वाली साइड पे, वहां पे हिनयान। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर यूनिवर्सिटीज बन रही है तो कौन सी महायान है, कौन सी हिनयान है, और कौन सा रूलर है वो कौन सा। महायान ही करेंगे वैसे सारे रूलर्स ही, क्योंकि उनको क्या चाहिए, मूर्ति पूजा चाहिए बेसिकली। दूसरा आ जाता है प्रयाग, इलाहाबाद बुद्धिस्ट काउंसिल 643 CE में होती है, ये भी सेम इसी ईयर में हो जाती है। अब क्या होता था कि बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या होता था कि हर 5 साल के बाद सारे बुद्ध जो हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, वो सारे मिलके बैठेंगे। अब हर्षा एक वो ऑर्गेनाइज कराता है इन 643 CE इन प्रयाग, ठीक है। और वहां पर भी वही बात कि बुद्धिज्म को प्रॉस्परस करना है, सारे राजाओं को बुला लिया, सारे रिलीजन्स को बुला लिया, ह्यूनसांग को बुलाया और ह्यूनसांग की उसके वेलकम में तालियां बजवाई, उसको बुके वगैरह दिया, सब खुश करके भेजा उसको। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हर्षा के टाइम पे 2 काउंसिल जो है, ठीक है 2 काउंसिल जो है, बट एक महामोक्ष परिषद होता है, वो बुद्ध के ट्रेडिशन में है कि हर 5 साल के बाद एक बार मिलेंगे, वो सिर्फ एक ही कराया उसने, हर्ष ने, ठीक है। एक उसने काउंसिल सिर्फ जस्ट टू वेलकम ह्यूनसांग कराया, तो इसको रिलीजियस काउंसिल का हम नाम दे देते हैं। बट जो ये 5 ईयरली वाला था वो एक ही कराया हर्षा ने। कहां पे कराया वो? प्रयाग, इलाहाबाद में, क्योंकि ह्यूनसांग के जो टेक्स्ट राइटिंग्स हैं उसमें इलाहाबाद को क्या बताया गया? प्रयाग। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्यों? हर्षा के आपको कारण बता रही है, फिलैंथ्रोपी बहुत ज्यादा कर रहा है, पैसे दान बहुत कर रहा है, लेकिन इनकम है नहीं है, ठीक है। उसके बाद चालुक्य से हार गया, उसके बाद अब नेक्स्ट कोई एबल रूलर नहीं मिल रहा, तो इन सभी कारणों से क्या है, वो हर्षा का एम्पायर खत्म हो रहा है। अब हर्षा जो है वो कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करेगा? गुप्तास का ही, बिकॉज पुष्यभूति से निकले, और पुष्यभूति किससे निकले? गुप्तास से, तो वही वाला करेंगे। एक्सेप्ट दैट फ्यूडल लॉर्ड्स जो है प्रोविंसेस में जा रहे हैं। बीच में क्या शुरू हो गया था? मिलिट्री गवर्नर्स को डालना, मिलिट्री के बंदे को वहां का एक प्रोविंस दे देते थे। अब क्या हुआ, एक एज ए सैलरी देने लग गए। सैलरी पहले क्या होता था? प्रीस्टली क्लास, और अब ऑफिसर्स को भी। अगर कोई इस टाइम पर ऑफिसर भी है, उसको भी क्या देने लगे? लैंड ग्रांट की सैलरी, हमारे पैसे है नहीं। पता लग रहा है ना कि सेकंड अर्बनाइजेशन कोलैप्स कर रही है। अर्बनाइजेशन कोलैप्स कर रही है, यानी कि इकोनॉमी, यानी कि पैसा ही नहीं है सरकार के पास देने के लिए, तो सरकार पैसे के बदले में क्या दे रही है? जमीन। अब इसलिए क्या है, फ्यूडल लॉर्ड्स को देने लगी, सारे ऑफिसर्स को देने लगी। उसके ऊपर भी बड़ी गलती क्या कर देते हैं, ये हेरिडिटरी क्लेम बना देते हैं इसको, कि अगर एक बार किसी को मैंने पीस ऑफ लैंड दे दिया कि वहां से पैसे कमा, मुझे दे, वो हेरिडिटरी होगी चीज, कि उसके बेटे को भी वही जाएगा, उसके बेटे को, मतलब ये पुश्तों में बांटी जाएगी। ये सबसे बड़ी गलती होती है जो फ्यूडलिज्म की होती है, कि हेरिडिटरी बना देते हैं इसको। हेरिडिटरी इन नेचर, और सैलरी की जगह पे ये देने लग जाते हैं। अब दूसरा ब्लंडर क्या होता है? इट वाज डोमिनेशन ऑफ काउंसिल ओवर किंग। प्री गुप्ता एरा में हम क्या पढ़ रहे थे कि जो किंग है वो रिलीजन से भी ऊपर है, कि अगर किंग किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहा है, अशोक अगर कह रहा है कि नहीं यार धम्म जो है वो मेरे हिसाब से चलेगा, वो लिखवा रहा है नया धम्म अपने थर्ड काउंसिल में अपने भाई को बिठाता है वहां पर, और चेयरमैन नहीं दे देता और उसको बोलते कि तू लिख नया धम्म मेरे लिए। बट अब क्या है, काउंसिल जो है वो किंग पे भारी हो गया। कारण अब जो काउंसिल है, क्योंकि अब एम्पायर कोई बड़ा नहीं रहा, सेंट्रलाइजेशन खत्म, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट, यानी कि छोटे छोटे जो राजे हैं वो अपने अपने काउंसिल ऑफ कोई भी मिनिस्टर भेजेंगे और वो उस पर हावी हो जाएंगे। अगर मतलब किंग को वो हावी होकर बोलेंगे कि अगर तूने हमारी बात नहीं माननी तो देख ले, फिर हम टैक्स नहीं भेजेंगे, और अगर तूने नहीं भेजना तो हमारे शहर में कभी आना मत। मतलब वो डोमिनेट करने लगे, और काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डोमिनेट करेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इस टाइम पे? रिलीजन, यानी कि रिलीजन जो है वो राजे से ऊपर हो गया अब।
और रिलीजन के राजे से ऊपर होने का मतलब प्रीस्टली क्लास दोबारा आएगी। अब नहीं नहीं, बुद्ध देखो हर्ष, जब हम पोस्ट गुप्त एरा पढ़ रहे हैं ना, बुद्धिज्म वाली रादर पोस्ट मॉडर्न पीरियड पढ़ रहे हैं ना, बुद्ध अब डिक्लाइन में है। कारण बुद्ध और ब्राह्मणिज्म में कोई फर्क ही नहीं रहा। हमने पढ़ा था महायान को काउंटर करने के लिए उन्होंने अपने तृप्तिकास को भुला दिया, उन्होंने अपने नए अगमास बना दिए। इधर से क्या आ गया, सॉरी बुद्धिज्म या क्या बुद्धिज्म या ब्राह्मणिज्म, इधर से अगमास आ गए, नई चीज आ गई महायान बुद्धिज्म। इधर आगे वेदास को छोड़ दिया, अब क्या आ गए पुराण आ गए, ठीक है। इधर मूर्ति पूजन तो पहले ही चल रहा था बुद्धिज्म में। इंडो ग्रीक्स जब आए, उन्होंने वो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जब बनाया, वहां पे बुद्ध को एज ए स्टैचू शो कर दिया। महायान बुद्धिज्म के बात आ गई, और यहाँ पे तो शैविज्म और वैष्णविज्म पहले ही चल रहा है, यहाँ पे मूर्ति पूजन चल रहा है। ये काउंसिल देखो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जस्ट होनी होनी है इकट्ठी, और वो बाय चांस बाय लक या फिर इंटेंशनल कह लो, आप हर्षा के टाइम में आ गई। उस टाइम पे ह्यून सांग भी आया हुआ था, उसको बुद्धिज्म को खुश भी करना था, तो क्या करेंगे हम, बढ़िया कोई, अब अगर कोई इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा एम्बेसडर आ जाता है, ठीक है, और उसी टाइम पे क्या वो उस कंट्री की इंडिपेंडेंस डे है, तो हम यहाँ पे धूमधाम से मनाएंगे उसको खुश करने के लिए, तो वही चीज कर रही है। सेम वे बुद्धिज्म में क्या हुआ था, हेवन का कंसेप्ट आ गया, बौद्धिज्म का कंसेप्ट आ गया था, और इधर तो जन्नत तो स्वर्ग तो पहले ही है, स्वर्ग रीबर्थ वाला जो चक्कर है वो सारा दोबारा ही पहले ही है। तो अब इसलिए क्या है, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म में कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहा हुआ। महायान बुद्धिज्म इज एज गुड एज ब्राह्मणिज्म इन ओनली कंटेक्स्ट ऑफ रिचुअल्स, ठीक है। फिलॉसफी चाहे दोनों की अलग अलग है, और उसके सबसे बड़ी बात जो ये प्राकृत में लिखते थे, अब ये भी संस्कृत में आ गए, तो इनमें कुछ अब ज्यादा फर्क पड़ा रहा नहीं। तो अब जब ज्यादा फर्क ही नहीं रहा, तो लोग कहते हैं कि नई चीज के पास क्यों जाना, पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड के पास जाए। ट्राइड एंड टेस्टेड क्या थी इनकी, ब्राह्मणिज्म, वैदिक रिलीजन। सेकंड रिलीजन क्या हुआ इनका, डोमिनेशन ऑफ रिलीजन ओवर किंग हो गया। अब यानी कि रिलीजन हुआ यानी कि प्रीस्टली क्लास, और चलो हम ब्राह्मणिज्म बोल देते हैं। प्रीस्टली क्लास को कभी भी हमने ब्राह्मण्स के साथ नहीं कंपेयर करना। उसका कारण क्या, अब कितने लोग ब्राह्मण हैं लेकिन सारे प्रीस्ट तो है नहीं, ठीक है ना। अब कितने लोग क्षत्रिय हैं, सारे तो ट्रेडर्स है नहीं। अब कितने लोग शूद्र हैं लेकिन सारे लेबरर्स तो है नहीं। तो इस दो कंसेप्ट को अलग अलग रखना है थोड़ा सा हमने। प्रीस्टली क्लास और नोबल, जो सारी जो प्रॉब्लम की जड़ है दैट इज नोबल्स एंड प्रीस्टली क्लास। अब ये भी हो सकता है कि क्षत्रिय इसमें हो प्रीस्ट में, ये भी हो सकता है कोई शूद्र इसमें हो, ये भी हो सकता है कोई वैश्य जो है वो प्रीस्ट हो, कोई ब्राह्मण नोबल हो। तो नोबल्स और प्रीस्ट की लड़ाई है सारी, जो फ्यूडलिज्म की है वो नोबल्स और जो ऊपर बैठे हैं लोग, उन्होंने सारा गेम सारा खेलनी है। अब ब्राह्मण अगर हम कहें कि बड़े सारे स्ट्रांग थे, जो कास्ट सिस्टम को उन्होंने करा, तो इट वाज नॉट ब्राह्मण्स, इट वाज प्रीस्टली क्लास। प्रीस्टली क्लास ने बताया कि ऐसे करना, और नोबल्स यानी कि राजे और राजे के काउंसिल ने उसको एनफोर्स करना है। और सारे राजे क्षत्रिय नहीं है। अब पृथ्वीराज चौहान भी आपको दिखेगा आता हुआ, ठीक है ना, वो क्षत्रिय तो है नहीं है, वो उसके बाद हम नहीं कास्ट, सॉरी राजपूत के साथ हम उसको करेंगे एसोसिएट, तो उसमें हम काउंट कर लेंगे उसको। प्रीवियसली किंग वाज सुपीरियर एंड नाउ नो मोर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कह रहे हैं, ये फैक्ट बेस्ड है, जो चीजें होंगी वो एज इट इज बता रहा हूं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सचिव या अमात्य, प्राइम मिनिस्टर को क्या बोले, भंडी, फॉरेन मिनिस्टर्स को अवंती। अब एम्पायर किसके अंडर है, किंग के, प्रोविंस भुक्ति या उपारिका के अंडर, डिस्ट्रिक्ट वैश्य, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोले वैश्य, वैश्यपति के अंडर, तहसील। अब ये कंसेप्ट आ जाता है यहां पे गुप्ता एम्पायर में देखोगे डिस्ट्रिक्ट के बाद सीधा विलेज आता है, बट यहां पर एक ये नया कंसेप्ट आ रहा है इनमें, तहसील विच इज लेड बाय पाठक, विलेज ग्रामिका या महातर। ये महातर कहां से निकल रहा है, बट महामंत्री से, महामंत्री से चेंज होता होता ये क्या बन गया, महातर। एज पर बाणभट्ट, अग्राहिका लैंड गिवन टू चैरिटी, अष्टपालिका ये जैसे, क्योंकि क्या हो गया,
वो हमने तहसील वाला कंसेप्ट पढ़ा था, तो नया ऑफिसर कौन ऐड हो गया अब? पटवारी। अशुल्क अधिकरा विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड नीलोपिटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्काइव्स ऑफ हर्षा, क्या बोलते हैं उनको? नीलोपिटू। एज पर ह्यूनसांग देयर वर क्रूअल पनिशमेंट्स, कि भाई बड़ी क्रूअल पनिशमेंट्स है। वो कारण क्यों ह्यूनसांग क्यों कह रहे क्रूअल पनिशमेंट्स के कारण? क्योंकि वो बुद्धिज्म फॉलो कर रहा है, वो तो नॉन वायलेंस को, उसके लिए तो थप्पड़ भी बहुत बड़ी क्रूअल पनिशमेंट है, इसलिए वो हर पनिशमेंट को क्या कह रहा है? इट इज अ पनिशमेंट। ह्यूनसांग के साथ, खुद के साथ 2 बार चोरी होगी। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब था, खुद के साथ जब ये ट्रैवल कर रहा था 2 बार इसके साथ चोरी हो चुकी थी, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता था कि इंडियन लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब है यहाँ का। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी अब आप हमेशा देखोगे 4 वर्ड जो वर्ण सिस्टम है वो रहेगा आपका। शूद्रस प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, यानी कि शूद्रस प्रैक्टिस एग्रीकल्चर का मतलब क्या था? कि लेबरर्स वर डूइंग एग्रीकल्चर। तो चाहे यहां पे हमें लिखा गया, ह्यूनसांग ने बोला कि शूद्र लोग हैं वो, बट ह्यूनसांग इंडियन कंटेक्स्ट को नहीं समझ पाया कि यहां पर जो वर्किंग क्लास है वो अलग है और शूद्र अलग है, तो इंडियन कल्चर को नहीं समझ पाया। अब वुमेन कंडीशन खराब हो रही है एज यूजुअल। नो स्वयंवर, कॉमन डॉरी प्रैक्टिसेस, विडो रीमैरिज नॉट अलाउड, एंड रेवेन्यू वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। एक पार्ट किंग के लिए, एक पार्ट स्कॉलर्स के लिए, एक पार्ट एंडाउमेंट्स यानी कि सैलरीज के लिए, और एक पार्ट रिलीजन के लिए। इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है, तो इट इज जस्ट मियर फैक्ट्स। मधुबन कॉपर प्लेट क्या बोलती है? कि टैक्स जो है वो जो एक राज्य लगाता था, दैट वाज बेस्ड ऑन द वेट, एंड जो दूसरा टैक्स था वो इनकम टैक्स था। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, पैसा आ कहां से रहा है? लैंड रेवेन्यू, फाइन्स और गोल्ड से। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स भी याद करनी है। फोर्स्ड लेबर वाज रेयर, कारण वर्ण सिस्टम है, सबको पता। पिछली क्लास में थोपा हुआ कि नहीं तूने ही लेबर करनी है, तूने राज करना है, तूने मंत्र जाप करने हैं, तूने ट्रेड करना है। तो वर्ण सिस्टम बड़ा सेटल्ड हुआ पड़ा, मतलब सेटल नहीं, रादर डोमिनेट किया हुआ सभी पे, और इसलिए कोई अपने धर्म से बाहर नहीं जाता। और अगर जब धर्म से लोग बाहर जाएंगे तो उसको पिछली क्लास क्या बोलेगी? अब कलयुग। ये अब ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो एशियंट से मिडीवियल में जाएंगे, जब राजपूत नए सेक्टर्स आएंगे। 1/6 लैंड प्रोड्यूस एज टैक्स, ट्रेड वाज डिक्लाइनिंग बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन, क्योंकि प्रॉस्परस ट्रेड जो रोमन एम्पायर के साथ था वो खत्म हो गया, अब सिर्फ सस्टेनेंस के लिए हमारा ट्रेड चल रहा है। लेसर सिटीज एंड लेसर प्रोस्पेरिटी, अर्बनाइजेशन खत्म, सिटीज खत्म, प्रोस्पेरिटी खत्म। कल्चर अब क्या है? फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स आने लग गए। फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर्स मतलब एक होता है केव स्ट्रक्चर, कि हथौड़ा छानी ली और केव में चिनाई करने लग गए, वहां पर ही टेंपल बना दिए, वहां पर ही केव्स बना दिए, वहीं पे स्कल्पचर्स बना दिए। बट अब फ्री स्टैंडिंग का मतलब कि एक जगह ली, प्लेन करी, नींव भरी, उसके ऊपर टेंपल बनाया, तो अब उसका स्टार्ट काफी बढ़िया हो गया था। पैट्रोनाइज्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, ये तो हमें पता ही है, नालंदा यूनिवर्सिटी को हर्षा एम्पायर में बड़ा ज्यादा, पुष्यभूति एम्पायर में रादर बहुत ज्यादा इसको करा। एम्बेसीज वर सेंट टू चाइना फॉर ट्रेड। अब ह्यूनसांग इधर आया हुआ, उससे बातचीत करके कि उधर के राजे के साथ बात करवा के, यार हमारे बंदे वहां पे एम्बेसी, और अगर किसी के साथ एम्बेसी एस्टेब्लिश हो जाए दैट मीन्स उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप हो गया, कि बातचीत कर लेंगे कि ट्रेड कैसे करना है, कहां से करना है। बुद्ध 8 फीट स्टैचू ऑफ कॉपर ऑफ बुद्ध हैज बीन डिस्कवर्ड यहां पर। ब्रिक टेम्पल्स ऑफ लक्ष्मण एट सीरपुर। मटंगा दिवाकर वॉज एन इंपॉर्टेंट कोर्ट अटेंडेंट, अटेंडेंट नहीं रादर कोर्ट में इसका अगर हम देखें इनर सर्कल था वो था। अब मटंगा इसका नाम हमने क्यों लिखा? बिकॉज ही वॉज ए चंडाल। चंडालास क्या होते हैं? शूद्र में भी हमने पढ़ा था, जाति सिस्टम शुरू हो गया था कि शूद्रों में भी हो गया था कि नहीं हम ऊपरली कैटेगरी के हैं, कोई और। तो ये चंडाल्स बेसिकली क्या थे? सब शूद्र में भी सबसे नीचे वाली उसमें कैटेगरी में थे, तो इसलिए इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी यानी कि अभी भी टैलेंट की कदर थी, अगर जो टैलेंटेड है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट उसको उसकी पोजीशन मिलेगी। हर्षा had been sworn as accomplished poet in जयदेव गीत गोविंद and compared with कालिदास। उसने इतने सारे ड्रामास लिखे थे जो हमने सबसे पहले पढ़े हैं, तो उसकी वजह से
12वीं सेंचुरी में ये बुक लिखी जाती है, काफी बाद में लिखी गई है वैसे तो, ये गीत गोविंद बाय जयदेव। तो इसमें क्या है, हर्षा इज शोन एज एन अकम्प्लिश्ड पोएट एंड कंपेयर्ड विद कालिदास। अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़े से 2-3 इंफॉर्मेशन ले लो। महायान यूनिवर्सिटी है, महायान बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हो। नालंदा का मतलब क्या है, गिवर ऑफ नॉलेज, जहां पे नॉलेज दी जाए आपको। रेजिडेंशियल स्कूल था, बोर्डिंग स्कूल था, हॉस्टल था इसके बीच में, जो आता था पढ़ने वो यहाँ पे रहता भी था, फ्री ऑफ कॉस्ट था साथ में। एंड लाइब्रेरी वॉज कॉल्ड धर्मयोग। एंड इस लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स थी, इतनी सारी टेक्स्ट थी, इट इज सेड कि जब बख्तियार खलजी ने इसको जला दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय कर दी थी, तो ये अकेली लाइब्रेरी 7 डेज तक जलती रही थी। अब आप इमेजिन करो कि एक इतनी बड़ी 7 स्टोरी बिल्डिंग है ये, और 7 दिन तक ये जलती रही। दैट मीन्स अंदर जो कितनी सारी बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स होंगे और जो सारी खत्म होगी। तो इसकी लाइब्रेरी को क्या बोलते थे, धर्म योग। मल्टी डिसिप्लिनरी, सिर्फ रिलीजन नहीं, मैथ्स, ज्योग्राफी, साइंस, मेडिसिन, ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाता था। बट यहाँ पर क्या था, एडमिशन टेस्ट होता था, एंट्री करने से पहले किसी का एडमिशन टेस्ट होता था। एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन वाज संस्कृत। अब ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं, क्योंकि वहां पर ये ऐसे ही आएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, या फिर विच पेयर इज ट्रू, विच पेयर इज फॉल्स, ये लर्न करना है। बेसिक सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, महायान। अब आप घर जाके देखना, नालंदा यूनिवर्सिटी और वल्लभी में, नालंदा में आपको बुद्ध के स्टैच्यू मिलेंगे, वल्लभी में नहीं मिलेंगे। कारण हाँ, वो हिनायान है। हिनायान में बुद्ध को एज ए आइडिया फॉलो करते हैं, वो भगवान नहीं है वहां पे, इसलिए वहां पे स्टैच्यूज नहीं मिलेंगे आपको। बट नालंदा यूनिवर्सिटी में आपको बड़े मिलेंगे, फोटोज में देखोगे ना। सो दिस वाज हर्षा एम्पायर। अब आप बोलोगे कि हर्षा तो बिल्कुल ही खत्म एकदम से ना, हमने लास्ट रूलर की बात करी तो उसके बाद ही डिक्लाइन होना शुरू हुआ। जब हमने पोस्ट गुप्ता की भी बात करी थी, तो जब वो वापस अपने दिल्ली दोआब मगध वाले रीजन में पहुंच गए, उसके बाद में हमने बात करी। ऐसे तो अगर देखेंगे तो कभी एशियन मिडीवियल स्टोन एज से नहीं निकल पाना था हमने अभी तक। स्टोन एज ही इतनी इलैबोरेटेड है, बट हमारे लिए क्या है, बेसिक आइडिया, समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग, ये पता होना चाहिए आपको। अब आ जाओ आप इस वाले रीजन में। अब हम ऊपर वाला पढ़ लिया, अब नर्मदा से नीचे वाला रीजन पढ़ेंगे। अब हम नर्मदा से रीजन नीचे आएंगे, एक तो चालुक्यज और पल्लवास मेन ये है, बाकी और भी 2-3 छोटी मोटी जो चीफ्टन्स रहेंगे वो रहेंगे। तो 3rd सेंचुरी बीसीई से 3rd सेंचुरी सीई को हमने बोला था संगम एज, पांड्यास, चोलास एंड चेरास, ठीक है। हमने बोला 6th सेंचुरी, उसके बाद 3rd सेंचुरी सीई में क्या हुआ, कौन आ गया, कालभ्रास। ये सारे एरिया को कालभ्रास ले लेते हैं। एंड दे रूल टिल 6th सेंचुरी सीई। इनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन या तो है ही नहीं और या तो रिलायबल नहीं है, और इसलिए हम इसको विदाउट एनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 3rd सेंचुरी सीई से लेके 6th सेंचुरी सीई को डार्क एज, कि हमारे पास इसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। अब 6th सेंचुरी सीई में क्या होता है, पल्लवास आते हैं और कालभ्रास को हरा देते हैं। एंड उसके बाद 9th सेंचुरी में क्या होगा कि चोलास आएंगे, वो पल्लवास को भी हरा देंगे। तो हम अब हमारा जो कंसेप्ट है वो यहां पर है, 6th सेंचुरी में आएंगे अब ये पल्लवास, जो कालभ्रास को हरा के अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करेंगे, ये वाले सारे रीजन में। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ संगम एज, कालभ्रास लास्टेड टिल 6th सेंचुरी व्हेन पल्लवास टुक ओवर, ठीक है। अब पल्लव के स्ट्रॉन्ग होने का, ये देखो पल्लव से यहां पर ये पैरेलली चल रही है। गुप्ता एम्पायर जहां पे हमने हर्ष स्टार्ट करा था ना, पुष्यभूति, ये वहीं से स्टार्ट करो अभी, ठीक है। अब वहीं पे आ जाओ वापस कि जो कुमार गुप्त वगैरह है, स्कंद गुप्त के बाद पूर्व गुप्त वाला एरिया टाइम चल रहा है अभी, ठीक है। अब क्या है, हुन्स की इन्वेजन हो रही है, ठीक है, गुप्ता एम्पायर वीक हो रहा है। उधर से जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि पुष्यभूतिज ने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, तो हमने ये पढ़ा था कि जो स्कंद गुप्त का एरिया था वो यहां पर भी था एक, जो उसने ट्रिब्यूटरीज करी थी। अब आप ये अपनी डायरी में जल्दी लिखो कि 3 pronged स्ट्रेटेजी कौन से पिलर में स्कंदगुप्त की बताई गई है, कि 3 हिस्सों में जाके स्कंदगुप्त ने सारा जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, सॉरी ये अपना एम्पायर बनाया था, उस पर रूल करा था। लिख लो, बोलते तो होने हो क्योंकि
ठीक है, तो एक इंस्क्रिप्शन है उसमें है, वो जल्दी से लिख लो अपने। तो अब क्या हुआ, गुप्ता एम्पायर हो गया वीक। जैसे पुष्यभूतिज ने डिक्लेयर कर दी इंडिपेंडेंस, तो यहां पर भी जो साउथ वाली भी उसकी ट्रिब्यूटरीज थी, उन्होंने भी कर दी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर। और इनमें से एक कौन थे, पल्लवास। अब पल्लवास ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करके कालभ्रास को हराया और अपना एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया। और उन्होंने टोंडाई मंडलम में अपना एम्पायर बनाया विद कांचीपुरम एज देयर कैपिटल। ठीक है, दे यूज्ड प्राकृत एंड संस्कृत एंड तमिल, दे वर शैवाइट्स एंड वैष्णवाइट्स। यहां पर भी क्या है, साउथ में भी शैवाइट्स और वैष्णव। पहले था विष्णु का कंसेप्ट। देखिए सबने विष्णु भगवान की, अगर हम फोटो देखते हैं या उनको सर पहचान पा रहे हैं कैसे। बट अब क्या होगा, यहां पे शिव का कंसेप्ट आएगा, ज्यादा फेमस होगा। कारण क्योंकि अब देखो यहां पर क्या है, ऊपर तो बड़े सारे एम्पायर्स बन रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, नीचे भी है, बट यहां पर क्या है, ट्राइबल लोग बहुत है। और ट्राइबल्स जब विष्णु भगवान को देखते हैं ना, वो अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पाते कि अब अगर कोई एक बहुत ही गरीब इंसान है, वो एक बहुत ही अमीर इंसान को देखे और वो बोले कि यार ये तेरा रोल मॉडल है, वो बोलेगा नहीं यार ये नहीं हो सकता मेरा रोल मॉडल। उसके लिए रोल मॉडल कौन चाहिए, जो उसके जैसा हो। अगर वो ट्राउजर्स में है तो वो भी ट्राउजर में, वो सूट में नहीं होना चाहिए। वो पैंट शर्ट में है, वो पैंट शर्ट में नहीं, वो सूट में ना हो या किसी और ही अलग से सोने के जड़े हुए कपड़ों में ना हो। उसके लिए वैसा ही रोल मॉडल चाहिए। तो इसलिए ट्राइबल्स भी क्या थे, ट्राइबल बड़े सिंपल से थे, कपड़े मतलब कि ज्यादा वो हाईफाई नहीं थे, ज्यादा गोल्ड ज्वेलरी नहीं थी, तो उनके लिए नए भगवान की क्रिएशन करी जाती है। और वो कौन निकलते हैं, शिव। शिव और विष्णु में कंपेयर करो कैसे के, मतलब कि अगर अपीयरेंस में देखेंगे हम कैसे लगते हैं। तो ट्राइबल्स अपने आप को किसके साथ ज्यादा एसोसिएट कर पाएंगे, तो इसलिए हमें शैविज्म का कंसेप्ट बहुत ज्यादा निकलता हुआ दिखता है साउथ में। यानी कि जो रॉयल पैट्रोनेज होगी वो विष्णु को होगी ज्यादा, एंड जो एक कॉमन मैन की या ट्राइबल की जो भी लोग और अंपायर में ऐड होंगे, उनकी एफिलिएशन किसके साथ होगी ज्यादा, शिव के साथ। वो शिवलिंग को बहुत ज्यादा वर्शिप करेंगे रादर देन विष्णु भगवान को। तो शैवाइट ट्रेडिशनलिज्म बट लिबरल टू ऑल अदर सेक्ट्स। कारण अब यहां पर रह रहे हैं वो, सबके साथ लिबरल होना पड़ेगा। कारण ब्राह्मणिज्म, शैविज्म और वैष्णविज्म खुद है। जैनिज्म क्यों, ट्रेड गिल्ड्स यही चला रहे हैं। बुद्धिज्म क्यों, ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ है। तो सबके लिए लिबरल होना पड़ेगा। किसी एक को भी नाराज करा तो इनका इकोनॉमी एंड एम्पायर वो खत्म हो जाएगा। अब पल्लव में तमिल, तेलुगु और संस्कृत तीनों हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। कारण ये देखो, अब ये पल्लव एम्पायर अगर ये वाला सारा हम काउंट कर ले, ठीक है, यहां पे आ गया कर्नाटका, कर्नाटका से क्या आ गया इसमें, संस्कृत इफेक्ट। यहां पे आ गया आंध्र, आंध्र से क्या आ गया, तेलुगु इफेक्ट। और ये नॉर्थ और तमिलनाडु आ गया, यहां से आ गया तमिल इफेक्ट। तो इसकी इंस्क्रिप्शंस में हम सारे इफेक्ट्स देखेंगे, प्राकृत भी देखेंगे, तमिल भी देखेंगे, तेलुगु भी देखेंगे, संस्कृत भी देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ पल्लव्स। अब पल्लवों की हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट्स में पढ़ी जा सकती है, 250 to 350, 350 to 550 एंड 575 to 9th सेंचुरी। और ये वाला हम पढ़ेंगे, उससे पहले भी हमने पढ़ा था वैसे तो। अब 252 यहां पर क्या है, प्राकृत कल्चर ही है। अभी तमिल जो है लिटरेचर वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई है। एंड शिव स्कंद वर्मन एंड विजय स्कंद वर्मन वर इंपॉर्टेंट रूलर्स एंड वर शैवाइट्स। नाम में पता लग रहा है आपको कि शैविज्म को फॉलो ज्यादा कर रहे हैं ये लोग। कारण क्योंकि ट्राइबल राज्य हैं अभी ये ट्राइबल राज्य हैं, और ट्राइबल जो है वो अपने आप को किसके साथ एसोसिएट करेंगे, शिव के साथ। उसके बाद आ जाता है करेक्टर, ये संस्कृत करेक्टर। संस्कृत करेक्टर का मतलब ब्राह्मणिज्म, वैदिक प्रैक्टिसेस पहुंच गई हैं। अब इनका नाम क्या हो गया, विष्णु गोपा। ठीक है, एंड विष्णु गोपा वाज द किंग जब समुद्रगुप्त नीचे आया था अपने साउथ वाली ट्रिब्यूटरीज एरिया को एक्वायर करने के लिए, तो विष्णु गोपा वाज द किंग हियर एंड ही वाज डिफीटेड बाय स्कंदगुप्त। अब नाम में फर्क देखो, मैं आपको ये प्रोसेस ऑफ चेंज समझा रहा हूं, ये देखो। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे तमिल और संस्कृत दोनों कैरेक्टर्स आएंगे आपके पास। सिम्हा विष्णु वाज द फर्स्ट रूलर एंड डिस्ट्रॉयड द कालभ्रास, वही हमने बात करी थी। भारवी वाज हिज कोर्ट पोएट, याद रखना है।
अब से ये बड़ा जरूरी है, किसकी कोर्ट में कौन पोएट है उसका और उसके वर्क्स क्या है, क्या मेन इंपॉर्टेंट क्या वर्क्स है। ही वॉज सक्सीडेड बाय महेंद्र वर्मन। देखो ये भी वर्मन का टाइटल ले रहे हैं अब, तो वर्मन के साथ क्या, सॉरी वो वर्धमान था, ठीक है, महेंद्र वर्मन ये वाला टाइटल ले रहे हैं अभी 600 to 630 BC CE। तो सबसे पहला कौन है, शिव विष्णु, उसके बाद महेंद्र वर्मन, ये दो किंग्स आते हैं। शिव विष्णु उसको उधर कालभराज को हरा देते हैं एंड ही सक्सीडेड बाय, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन इज अ पल्लव रूलर ओनली, ठीक है। एंड इसको कौन हरा देता है, पुलकेशिन II हरा देता है इसको, और पुलकेशिन II को हरा के ये देखो ये आपका साउथ इंडिया आ गया, चालुक्यास आपके यहां पर है, पल्लव्स आपके यहां पर है, और वेंगी आपका यहां पर है, वेंगी, वटापी एंड कांचीपुरम, ठीक है। अब पुलकेशिन II जो है चालुक्यन किंग है, अटैक करता है महेंद्र वर्मन I के टाइम पे एंड ही डिफीट्स देम एंड टेक्स वेंगी, और वेंगी में क्या होगा, चालुक्यास ऑफ वेंगी डेवलप होंगे, ईस्टर्न चालुक्यास, एक होंगे ईस्टर्न चालुक्यास, एक होंगे वेस्टर्न चालुक्यास, ऐसी ईस्टर्न गंगास होंगे, एक वेस्टर्न गंगास होंगे। तो ये इसको क्रोनोलॉजी को याद रखना है। तो ये जो वेंगी वाले चालुक्य हैं इनको ईस्टर्न चालुक्यास कहते हैं। एंड ही वॉज ए शैवाइट, पहले ये जैन था बट शैवाइट ये कब बन जाता है, अपार, पूरा नाम ये लिखा हुआ इस सेंट के अंडर ये शैवाइट बन जाता है। ही टेक्स द टाइटल ऑफ गुम्भारा, चित्रकारी एंड चित्रकार पुले। ये टाइटल्स में से देखो क्या पता लग रहा है आपको, क्या, हाँ मतलब कि पेंटिंग को बड़ा ये, पेंटिंग और आर्किटेक्चर में बड़ा ये इंटरेस्ट लेता था, तो इसने ये टाइटल ले लिया। फॉन्ड ऑफ केव टेम्पल्स, ये देखो केव टेम्पल का मतलब, इसीलिए मैं कहता हूं साउथ में जाओगे ना अगर, तो बड़ी अच्छी चीज है वो। ये देखो पूरे बड़े पहाड़ को, इधर आ जाओ, पूरे बड़े पहाड़ को लिया, थोड़ा छेनी ली और उसमें लग गए। ये देखने में अच्छी लगती है चीज तो ये देखो एक ही बड़े पत्थर में से निकाल दिए सारी चीज, ठीक है। अब ये आ गया आपका फॉन्ड ऑफ केव टेम्पल्स एंड मंडागापट्टी इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड हिम विचित्र चित्त, बिकॉज जब टेम्पल्स ये बनाता था ना उसमें वुड यूज होती थी ना लकड़ी, ना वुड यूज होती थी ना ब्रिक्स, कारण वो केव टेम्पल्स बना रहे, एक बड़ा पत्थर लिया उसी में से सारा केव निकाले, इसलिए विचित्र चित्त, मतलब अलग ही तरीके के इसने टेम्पल्स बना दिए। ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स वाज प्रेजेंटेड, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी की मूर्तियां होती थी। ही रोट मात विलास प्रति सनम, तो इस बुक में इसने क्या करा है, जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट, बेसिकली खुद भी जैन था पहले, तो जैनिज्म बुद्धिज्म क्या थे, हेटेरोडॉक्स सेक्ट से, तो उनके ऊपर सटायर करा है इसने बेसिकली इसमें। एक्सपर्ट इन म्यूजिक एज टोल्ड इन कुंडू म्यानमली इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। फाउंडेड द महेंद्रवती सिटी एंड टैंक इरिगेशन वाज प्रायोरिटी, कारण पेरिनियल रिवर्स नहीं है, जो भी पानी है उसको बचाना है, और उसको बचाना कैसे, टैंक्स बना के। इससे पहले हमने सुदर्शना लेक भी पढ़ी थी एक, तो अभी भी क्या है, टैंक इरिगेशन। आज भी साउथ इंडिया में जो सोर्स ऑफ इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, यहां पर तो क्या है, हमारे पेरिनियल रिवर्स, बारी बारी जो मतलब कि जैसे जो खेत है उसमें बारी लगी होती है कि अब इसको पानी आएगा, तो पानी आता रहता है ना, बट साउथ में क्या है, पेरिनियल रिवर्स नहीं है, वहां पे मानसून होएगा, पानी आएगा, या फिर नॉर्थ से या फिर ऊपर सारी जो नदियां भरेंगी उसी से पानी आएगा। तो इसलिए पानी को संभाल के रखना, और पानी को संभालने का मतलब क्या है, टैंक्स बना। उसके बाद कौन आता है, नरसिम्हा वर्मन, ममल्ला, क्योंकि इसको कुश्ती का बड़ा शौक था तो इसने टाइटल क्या ले लिया, ममला का। एंड ममलापुरम सिटी बनाया विच इज टुडे कॉल्ड महाबलीपुरम। उसने क्या करा, पुलकेशिन II ने पहले हराया था, उसने क्या पुलकेशिन II को बैटल ऑफ मणिमंगलम में हरा दिया एंड टुक वेंगी बैक, जो उसने चालुक्यास ऑफ वेंगी जहां पे बनेंगे बाद में, वो वेंगी वाला एरिया बाद में ले लेता है। एंड उसके बाद वो क्या कहते हैं, जाता है चालुक्यास के राज्य में, किंगडम में जाता है, और वहां पे जाके उनको हरा के वटापी को अपने कंट्रोल में ले लेता है एंड टेक्स द टाइटल वटाप की कोंडा। ये टाइटल बहुत जरूरी है कि वटापी को जिसने जीता उसने कौन सा लिया, वटापी कोंडा का टाइटल ले लिया। अभी हम गंगाई कोंडा का भी एक टाइटल पढ़ेंगे, दैट मींस गंगा का सारा एरिया उसने कॉन्कर कर लिया।
ऐसे ही वटापी कोंडा एक आ गया कि उसने वटापी को कंट्रोल कर लिया ऑफ चालुक्य। तो वो कौन था? नरसिम्हावर्मन वन। ही एस्टैब्लिश्ड हिज ओन टाउन्स एंड टेम्पल्स देयर। अब क्या होता था कि कोई भी राजा जाएगा वो अपने फेथ के हिसाब से टेम्पल्स बनाएगा, तो ये वटापी में भी जाता है और उसमें सारे जो स्टोन्स को है वो यूज कर लेता है। अब वटापी का आज का नाम क्या है? बदामी। बदामी क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स कलर। ये देखो कलर, आप देखो कौन सा? बिकॉज रेड सैंडस्टोन यूज हो रहा है यहां पर, इसलिए इसको आप क्या कहते हैं? बदामी। इसलिए चालुक्यस ऑफ वटापी एंड चालुक्यस ऑफ बदामी इज द सेम थिंग। He even led naval expedition to Sri Lanka where he placed his friend on throne. नेवल एक्सपेडिशन भेजा, दैट मीन्स नेवी बहुत स्ट्रांग है इनकी। श्रीलंका भेजा और वहां पे दो राजे आपस में लड़ रहे होंगे, एक ही इसने सपोर्ट कर दिया और उसको राजा बना दिया। ह्योनसांग इसके टाइम पे आया था। वो कहता है कि ब्यूटीफुल सिटी ऑफ 6 माइल सर्कमफ्रेंस है, बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है एंड कांची घटी। घटी क्या चीज है? कॉलेज को कह रहे हैं यहां पे हम। रॉक कट टेम्पल्स एट त्रिचनापल्ली एंड ममलापुरम एंड मोनोलिथिक रथास। रथों में कौन है? 5 पांडव्स। और ये जो मधुबन ये कुराम कॉपर प्लेट है, तमिलनाडु में मिली है हमें, ये रही आपकी। ये देखो कॉपर प्लेट्स हम इतनी बार बोलिए तो ऐसी मिलती हैं कॉपर प्लेट्स। नेक्स्ट इज महेंद्रवर्मन 2। अब नरसिम्हा ने वहां पे जाके जीता। अब पुलकेशिन का 2 का बेटा आएगा विक्रमादित्य, वो इसको हरा देता और वटापी वापस ले लेता अपनी। परमेश्वरम 1 अल्टीमेटली डिफीटेड विक्रमादित्य। अब इसने विक्रमादित्य को हरा दिया एंड टुक बैक कांची, क्योंकि जब वो जैसे उसने वटापी लिया था, ये जब आया महेंद्रवर्मन 2 से इसने कांची ले लिया, यानी कि पल्लवास की कैपिटल ले ली। अब परमेश्वरम 1 ने क्या करा? कांची वापस ले ली। तो ऐसे ही इनके आपस में लड़ाई चली जा रही है। अब नरसिम्हावर्मन 2 आया, अब थोड़ा सा रिलैक्स है माहौल। विक्रम चालुक्यास और पल्लवास को पता लग गया कि दोनों ही बराबर के बंदे हैं, सोच समझ के पंगा लेना। तो नरसिम्हावर्मन 1 का जो पीरियड है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली पीसफुल रहा। और पीसफुल रहने का मतलब क्या हुआ कि इस टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत डेवलप होगा। शोर टेम्पल एट ममलापुरम, महाबलीपुरम, फेसिंग बे ऑफ बंगाल। शोर टेम्पल पता, वही फोटो देखते हैं उसके। एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम, ये बनाया इसने। संस्कृत स्कॉलर दंदन, ये दंडन ऐसा नाम पहले कब सुना हमने? अलेक्जेंडर में। एंड वाज हिज इन कोर्ट। ट्रेड विद चाइना फ्लरिश्ड एंड टुक द टाइटल्स ऑफ शंकर भक्त, वद्य विद्याधर, अगम प्रिय। अब ये देखो शंकराचार्य, शंकर भक्त से क्या मतलब पता लग रहा है हमें? शैवाइट है ये। अब यहां क्या गया? शोर टेम्पल। इसमें क्या है? नंदी भी है और इसमें एक टैंक भी बना हुआ है। ये देखो ये टैंक इरिगेशन है। ये आपका आ गया कैलाशनाथ टेम्पल। स्ट्रक्चरल टेम्पल लग रहा है आपको? ये देखो हाँ स्ट्रक्चर ही है कांचीपुरम वाला। तो देखो स्ट्रक्चर बना है, उसके ऊपर बनाया गया। उसके ऊपर देखो ये सारी नकाशी जो है ये करी हुई है। तो रॉक स्कल्पचर्स बने हुए हैं बेसिकली इसमें। अब नेक्स्ट कौन राजा आ जाता है? परमेश्वरम 1 विक्रमादित्य। अब क्या? विक्रमादित्य आया, डिफीट्स हिम एंड किल्ड बाय ईस्टर्न गंगा कलिंग। अब ये देखो ये जो कलिंग वाले रीजन में है, अब ईस्टर्न गंगास है, ये आ गया आपके वेस्टर्न गंगास। ठीक है। अब पल्लवास ये रहे, तो पल्लवास में अब कौन राजा? परमेश्वरम 2 है राजा एंड ही इज किल्ड बाय ईस्टर्न गंगास ऑफ कलिंग एंड चालुक्यास इसको विक्रमादित्य 2 इनको हरा देता है। नेक्स्ट इज नंदीवर्मन। अब क्या है? राजा भी हार गया, मर भी गया। अब क्या है? अब ये स्टॉर्म है, मतलब कि बड़ा टर्मोइल सा पीरियड है अब पल्लवास के लिए कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। नीचे से पांड्यास भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। पांड्यास आर गेटिंग एग्रेसिव फ्रॉम नॉर्थ साउथ एंड राष्ट्रकूटास। अब ये चालुक्यास खत्म हो चुके हैं और चालुक्यास की जगह कौन आ चुके हैं? पैरेलली राष्ट्रकूटास। राष्ट्रकूट क्या होंगे? ऊपर से राष्ट्रकूट इन पे प्रेशर डाल रहे हैं, नीचे से पांड्यास डाल रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? वी विल सी की एंड ऑफ पल्लव एम्पायर। वैष्णव कल्चर नाउ गॉट डेवलप्ड एंड ओल्ड टेम्पल्स वर बीइंग रेनोवेटेड। Vaikunth Perumal Temple at Kanchi. Chola King Aditya I
डिफीटेड द लास्ट पल्लवा किंग अपराजिता। अब चोलास बहुत एकदम से क्या हो रहा है, चोलास बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। चोलास ने पहले पांड्यास को हराते हैं, उसके बाद वो पल्लव की तरफ जाते हैं, एंड उनका राजा कौन है, आदित्य वन डिफीट्स द लास्ट पल्लव किंग अपराजिता। ये अब इंपेरियलिस्टिक फेज शुरू हो गया, राज राजा चोला वो वाला सारा जो है नेवल एक्सपीडिशंस वाला। अब आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन। मोनार्की बिल्कुल रहेगी, ठीक है। टुक अप हाई टाइटल्स फॉर डिवाइन ओरिजिन, कि अपने आप को ये बताने के लिए कि हम तो भगवान के भेजे हुए दूत है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या बोल रहे हैं, अमात्यस। 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स है, धर्मसेन जो राजे की कोर्ट है, आदिकर्ण टाउन कोर्ट्स, एंड कर्ण क्या है, विलेज कोर्ट्स। ह्यूनसांग सेड दैट पनिशमेंट्स वर नॉट क्रूअल एंड फाइन्स वर ऑफ मेजर पनिशमेंट। अब ह्यूनसांग यहां पे कह रहा है कि पनिशमेंट्स नहीं दी जा रही जरा, ठीक है, कारण नहीं, अब यहां ये तो वैष्णविज्म शैविज्म को फॉलो कर रहे हैं बेसिकली, कि क्राइम कब होता है, क्राइम कब होता है, जब लोग फ्री होते हैं। बट यहां पे तो अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है, उधर से चाइना से ट्रेड करके इधर से अरब के पास ट्रेड लेके जा रहे हैं तो फिर इसलिए यहाँ पे सब लोग काम पे लगे हुए हैं। काम पे लगे होने की वजह से क्राइम ज्यादा नहीं है, और अगर कोई छोटा मोटा कोई क्राइम करता है तो उसको फाइन से खत्म कर देते हैं। देवधन लैंड ग्रांट गिवन टू टेम्पल्स, एंड ब्रह्मदया लैंड ग्रांट्स गिवन टू ब्राह्मण्स। एम्पायर राजा, मंडलम युवराज यानी कि प्रिंस, कोटम वैश्यज यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स हो गए ये। नाडू वॉज ऑटोनोमस यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट इसका यूनिट है। ऑटोनोमस यूनिट्स जस्ट लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स। एंड उर जो सबसे नतर, इसको एक जो ऑफिसर है, एंड सभा वॉज कि जो इस विलेज का डेली का काम देखेंगे। सोसाइटी 4-1 सिस्टम, जाति सिस्टम बहुत ज्यादा हो गया। एंड स्पेशल रेजिडेंशियल प्लेसेस ऑफ ब्राह्मण वर कॉल्ड अग्रहम, ठीक है। ट्रेड गिल्ड्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यानी कि जैनिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। शूद्रस वर कॉल्ड पुलियार या चंडाल्स। शैविज्म एंड वैष्णविज्म जो होता है लेटर, ये भक्ति मूवमेंट, अलवर नयानार निकलेंगे और अलवर नयानार इकट्ठे होकर क्या करेंगे, भक्ति मूवमेंट पैरेलल टू सूफी मूवमेंट चलाएंगे। लीडिंग अ हैप्पी एंड रिस्पेक्टेबल लाइफ, वुमेन आर लीडिंग अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। कारण इससे पहले कब हमें दिखा था कि जो वुमेन अर्ली वैदिक में, कारण नहीं वर्ण तो था, वैदिक के साथ अगर एसोसिएट करोगे तो वर्ण तो है ही है, वर्ण के साथ वुमेन का कोई लेना देना नहीं है। वर्ण में तो ह्यूमन बींग्स की डिवीजन होगी ना, क्योंकि अब है मनी इकोनॉमी। यहां पर कौन सी है, मनी इकोनॉमी। लैंडेड इकोनॉमी यहां पे कम है, फ्यूडलिज्म कम है यहां पर। जो हमने ये चार्ट पढ़ा था, ये वैदिक पीरियड से शुरू होकर राजपूत में, ये आज आपका गुप्ता पीरियड आ जाता था। इससे पहले अगर आप देखोगे ना, विमेन की कंडीशन जो है बहुत अच्छी है, बट इसके बाद आप देखोगे ये बहुत कम, मतलब कि बहुत खराब होने लग जाती है। कारण फ्यूडलिज्म, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी चल पड़ी है अब। तो क्या होगा, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी जब चलेगी तो दैट मींस प्रीस्ट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, और प्रीस्ट और नोबल्स की आपस में जब सेटिंग होएगी तो वो क्या करेंगे, हर एक इंसान को जहां भी हमें मौका मिलता है डोमिनेट कर दो। तो जैसे शूद्रों को डोमिनेट करा है, वैसे ही वुमेन को डोमिनेट किया जाता है। तो गुप्ता के बाद आप देखोगे खत्म हो रही है उनकी, यानी कि लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के टाइम पे वुमेन की कंडीशन खराब है। आज भी यूएसए और अफगानिस्तान में देख लो, वुमेन की कंडीशन आप कहां पे कहोगे बढ़िया, यूएस में। कारण मनी इकोनॉमी है। अफगानिस्तान में क्या है, लैंड इकोनॉमी, फ्यूडलिज्म है वहां पर, तो इसलिए वहां पर कंडीशन इतनी खराब है। राइस वॉज अ स्टेबल फूड, प्रमोटेड संस्कृत, घटिका अभी बताया था, वदर लर्निंग सेंटर्स, कॉलेजेस को बोल रहे हैं। बुद्धिस्ट कदगई, और जो बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स हैं उसको क्या बोल रहे हैं, कदगई। इज फाउंड इन कांची, लर्निंग सेंटर है। ह्यूनसांग उसके बारे में लिखता है, अब जहां भी उसको बुद्धिज्म के कुछ भी मिलेगा वो उसके बारे में लिख देगा। देवरम कंपोज्ड बाय नयानार्स एंड नलायरा दिव्या प्रबंधम बाय अलवर्स। अलवर्स और नयानार्स की जो अपनी कंपोजिशन है शिव और विष्णु के रिगार्डिंग, उसका क्या बोला है, देवरम और नयानार्स की और अलवर्स की, ये आ गई।
पेरू देवनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरू देवनर ट्रांसलेटेड महाभारत इन तमिल कॉल्ड भारत वेम्बा। ये जरूर याद रखना है हमने, किसने ट्रांसलेट करी, कौन सी लैंग्वेज में, और उसको क्या कहा गया। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, रॉक कट टेम्पल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेम्पल्स एंड द्रविडियन स्टाइल, नॉर्थ में हमने कौन सा पढ़ा था, नागरा स्टाइल। साउथ इंडियन स्टाइल को क्या बोलते हैं, द्रविडियन, बहुत फेमस है यहाँ पर। बट इसको राष्ट्रकूटास, राष्ट्रकूटास कह दिया, चोलास इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। टेम्पल आर्किटेक्चर कैन बी स्टडीड इन 4 फेजेस, ये रहे, इसको हम अभी पढ़ते हैं। एहोल इंस्क्रिप्शंस कौन सी मिलती है हमें, एहोल, महाबलीपुरम एंड बदामी एंड कांची में लिखा हुआ बड़ी जगह मिलता है हमें। फ्रेस्को पेंटिंग्स एट महाबलीपुरम, मतलब कि एक बड़ा सा पत्थर लिया, उसके बीच में थोड़ा छेनी से सारी स्टोरी बना दी। जैसे फॉर एग्जांपल गंगा, भागीरथी जो है वो गंगा को धरती पे भेज रही है। पेनेंस ऑफ अर्जुन, महाभारत में अर्जुन के आगे ना दुख था कि मैं अपने भाइयों को, अपने फैमिली मेंबर्स को मारूंगा, तो उसको डिपिक्ट करा गया है इसमें। म्यूजिक, ममादूर इंस्क्रिप्शंस बताती है कि म्यूजिक के लिए काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे लोग ये। कुंडूनमलाई इंस्क्रिप्शंस एंड हिम्स ऑफ अलवज एंड न्यानास, अभी जो हमने पढ़े। अब आगे हमारे पास ये, अब केव टेम्पल्स में क्या आ जाता है, महेंद्र स्टाइल, महेंद्र वर्मन वाले टाइम पे उसमें आ जाते हैं केव्स ऐसे के, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, एक बड़ा पत्थर लेके आए, कहीं और से उठाया, उसको रखा और उसमें से नक्काशी कर दी, उसको एक बेस पे रखा बड़े पत्थर को, और उसके बाद उसमें नक्काशी कर दी। उसके बाद आ जाता है नरसिम्हा वर्मन 2 के टाइम पे शुरू हो जाए स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की, बेस भी बनाया, उसके ऊपर मतलब कि कहीं कहीं से ब्लॉक्स लेके आए, उसके ऊपर से नक्काशी करी और मंदिर बना दिया। लास्ट इज अपराजिता स्टाइल, जो मिक्सचर था नागरा और द्रविडियन स्टाइल्स का, जो मिक्सचर था कि एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, उसमें 10 टेम्पल्स बना दिए, तो 4 नॉर्थ इंडियन स्टाइल पे और 6 जो है साउथ इंडियन स्टाइल पे। तो ऐसे हम इसको टेम्पल स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में हम अकेले अकेली चीज को कि कौन से मंदिर में क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, क्या ऐसी खास चीज हमें मिली है, क्या वो मोनोलिथिक है, क्या वो केव है, क्या वो स्ट्रक्चरल है, और कौन सा स्टाइल है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। पल्लव्स खत्म हुए, चालुक्य और चोलास ने, आदित्यवान ने हरा दिया सारा। अब ये रहा आपका चालुक्यन एम्पायर। अब चालुक्यन एम्पायर में क्या है, यहां पर आपके आगे चालुक्यज ऑफ बतापी, और ये आपके आगे चालुक्यज ऑफ वेंगी, इधर आगे चालुक्यज ऑफ बतापी। चालुक्यज ऑफ बतापी के बाद इधर ही कहीं पे शुरू होंगे आपके चालुक्यज ऑफ कल्याणी। चालुक्यज ऑफ कल्याणी को क्या बोलेंगे, वेस्टर्न चालुक्यज, वेंगी बोलेंगे ईस्टर्न चालुक्यज, और ये इनको हम नॉर्मल बोलेंगे चालुक्यज ऑफ बतापी। नेटिव्स ऑफ कर्नाटक रीजन, डिसेंडेंट्स ऑफ पुलकेशिन I एंड फ्यूडेशरीज ऑफ सतवाहनास। सतवाहनास है यानी कि गुप्तास के साथ रेलेवेंस इनकी जो है साठगांठ मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन में और रूलिंग स्टाइल में इनकी उनके साथ मिलेगी। पुलकेशिन I वाज द फाउंडर एंड वटापी उन्होंने कैपिटल बना ली यहां पर कर्नाटका रीजन में। टुक द टाइटल ऑफ वल्लभेश्वरा, यानी कि भाई डिवाइन ओरिजिन वाले कंसेप्ट शुरू हो गए दोबारा से। अश्वमेध कराने लग गया पुलकेशिन I, दैट मीन्स वैदिक प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं। वैदिक प्रैक्टिसेस क्यों फॉलो हो रही है अभी बताया, गुप्तास के साथ लिंक में है। सतवाहनास से निकले, और सतवाहनास बेसिकली कहां से निकले थे, मौर्यन से निकल के सतवाहनास आए थे, तो उन्होंने ये फॉलो कर लिया। यानी कि अब यहां तक जो है सारी वैदिक प्रैक्टिसेस आ रही है, which signifies the Vedic rituals and that they followed. He was succeeded by कीर्तिवर्मन I and then मंगलेशा। मंगलेशा जो था, पुलकेशिन II अभी बहुत छोटा था, उसको राजा बन नहीं सकता था, इसलिए उसका रिजेंट रूलर, मतलब कि उसके नाम पे जो रूलर है वो मंगलेशा बना था, एंड उसने छेदी रूलर्स को हरा के ये सारा जो एम्पायर है वो अपने अंडर ले लिया था। तो पुलकेशिन II को पक्की पकाई खीर मिल गई, अब उसको उसने इसी को संभालना। He took the title of Satyashraya and fought all the neighbors, most important being Harsha. पुलकेशिन II पढ़ा था ना हमने, where he defeated him and Dash river was decided to be the natural boundary. Which river? Narmada. Between the both empires, he defeated the Pallavas. हमने पढ़ा था पल्लव्स में भी महेंद्र वर्मन I को हरा दिया था और वेंगी वाला रीजन ले लिया था।
जहां पे चालुक्यज ऑफ वटापी की एक ब्रांच चालुक्यज ऑफ वेंगी डेवलप हो जाते हैं। ए होल इंस्क्रिप्शन बाय रविकृत, पोएट, कोर्ट पोएट था, उसने उसके बारे में लिखा है वहां पर, जिसमें उसमें उसका गुणगान किया गया। रविकृत उसका कोर्ट पोएट है, तो उसने पुलिकेशन 2 की प्रेज में लिखा ए होल इंस्क्रिप्शन में। ए होल इंस्क्रिप्शन, ए होल एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, उसके बीच में काफी लोगों ने अपने अपने हर एक राजा जो आ रहा है उसको अपने बारे में लिख के जा रहे हैं। He was defeated by नरसिम्हावर्मन I and next वतापी, जो वतापी उसने कर लिया था नेक्स्ट। ह्यूनसांग visited his court and had embassy in ईरान। अब आपने ये जरूर याद रखना है कि कौन से राजे के टाइम पर ह्यूनसांग आया और किस किस की कोर्ट में वो जाके विजिट करा। तो ये अलग से एक लिस्ट बना लेनी है, या फिर गूगल करोगे ना ह्यूनसांग, उसका रूट भी मिलेगा, रूट हम पढ़ लेंगे, बट हर राजे का नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टी कौन से राजे के टाइम पर आया है। पुलिकेशन 2 was followed by विक्रमादित्य who defeated Pallavs, वटापी वापस ले ली। He also repulsed the Arab invasion and overran Kanchi 3 times। अब ये देखो, अब पैरेलली, ये तो इंडिया की बात है, अब पैरेलली वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इस्लाम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। इस्लाम जो है, प्रॉफिट मोहम्मद सेड कि मैं आई एम द लास्ट प्रॉफिट। लास्ट प्रॉफिट का मतलब कि मैं लास्ट अल्लाह का बंदा जो मैसेंजर हूं, मैं लास्ट हूं। प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बाद क्या हुआ, प्रॉफिट के बाद क्या होता है, कौन अब मुस्लिम एम्पायर को इस्लाम को रूल कर रहा था, कैलिफ, और कैलिफ के बाद आएगा सुल्तान। हाँ, हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत और मुगल बादशाह, ये पढ़ते हैं, यानी कि सुल्तान और बादशाह में क्या फर्क है। सो दिस इज कि भी इस्लाम प्रॉफिट है, प्रॉफिट के बाद आगे कैलिफ। अब कैलिफ जो है वो इस्लामिक रूल पे, मतलब कि वो हेड है वहां का। अब क्या वो इस्लामिक रिलीजन से एक एम्पायर बनने की जब कोशिश में था, तो क्या हुआ, उन्होंने ये सिंध वाला एरिया कुछ कुछ ना अपने हाथ में ले लिया था, और इस टाइम पर उन्होंने क्या बोला कि वी विल अटैक इंडिया, वी विल एड, सो नॉट अटैक, वी विल एड इंडिया एंड इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन आवर एम्पायर। तो चालुक्यज यहां पर अटैक करते हैं, और उस टाइम पे कौन होते हैं, चालुक्यज, और चालुक्यज में कौन होता है, ये पुलिकेशन, सॉरी विक्रमादित्य, ही रिपल्सेस द अरब इन्वेजन। उसके बाद क्या है, कांची में भी जाके अटैक करता है। जब कांची में अटैक करता है, और वो 3 बार कांची आन जान करता है, और कांचीपुरम के सारे मंदिरों को लूट के अपने वहां पे जाता है वटापी में, और वहां जाके दोबारा से मंदिर बनाता है। इसीलिए इसके टाइम में बहुत सारे मंदिर बने, वहां से पैसा आया, यहाँ पे चले गया। बैंक्स तो तब थे नहीं उस टाइम पे, क्या था, जहां पे सारा पैसा, सारा प्रोस्पेरिटी होती थी मंदिरों में, तो मंदिर वहां से लूटे और यहाँ पर आके अपने मंदिर बना दिए। इसीलिए विक्रमादित्य के टाइम पे काफी सारे मंदिर हमें वटापी में बनते हुए दिखते हैं। बट कीर्तिवर्मन वॉज द लास्ट रूलर एंड ही वॉज किल्ड बाय दांतीदुर्ग, फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटस। यानी कि चालुक्यन एम्पायर अब खत्म, इसकी जगह कौन आएंगे अब, राष्ट्रकूटस। अब जैसे चालुक्य और पल्लव आपस में लड़ रहे हैं, ऐसी उधर से राष्ट्रकूटस लड़ेंगे और इधर से चोलास लड़ेंगे, इनकी आपस में, मतलब ये लड़ाइयां हमेशा चलती रहेंगी, हमेशा इनके। एडमिनिस्ट्रेशन कैसी है, सतवाहन वाली है, दैट मीन नॉर्थ इंडियन स्टाइल वाले, गुप्ता मौर्यन वाला ही सिस्टम चलेगा। हाईली सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि नो ऑटोनॉमी। जो हमने पीछे ऑटोनोमस यूनिट, नाडू वाले यूनिट्स पढ़े थे, वहां पे ऑटोनोमिटी थी, मतलब कि जो एक विलेज लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपने आप काम करने हैं, कोई खर्चा करना उन्होंने, तो राजे से पूछने की लोड़ नहीं है। बट यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है कि यहाँ पे हर चीज, हर पैसे का हिसाब, हर ऑफिसर जो है वो राजे से पूछ के लगेगा। दे हैड एन एफिशिएंट नेवी बट स्मॉल आर्मी। वैदिक रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, अश्वमेध से हमें पता लग रहा है। एंड ह्यूनसांग सेड कि यहाँ पर बुद्धिज्म जो है वो पॉपुलर नहीं है और जैनिज्म बहुत स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि इनपे नॉर्थ वाला कल्चर ज्यादा था। ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाली साइड पे भी ट्रेड कर रहे थे कुछ हद तक, चलो डिक्लाइन था बट कर रहे थे। तो दैट मीन्स इनको साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि बुद्धिज्म को इतना ज्यादा प्रमोट करना है। तो ह्यूनसांग आया, जहां पे उसे बुद्धिज्म की अच्छी बात लगी उसने लिख दिया, जहां पे बुरा लगा उसने बुरा लिख दिया। तो ये क्या कह रहे हैं, बुद्धिज्म यहाँ पे खत्म हो रहा है, जैनिज्म यानी कि ट्रेड गिल्ड्स यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आर्ट एंड कल्चर, स्टोन बिल्डिंग्स विदाउट मोटर वर स्पेशलिटी एंड दे वर डेवलप्ड इन
वसरा स्टाइल। अब ये तीसरा स्टाइल आ गया टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। नॉर्थ इंडिया में कौन सा है? नागरा स्टाइल। साउथ इंडिया में कौन सा है? द्रविडियन स्टाइल। विसारा स्टाइल कौन सा है इनका? सेंटर में। और ये मिक्सचर है। दे स्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चरल एंड केव टेम्पल्स, दोनों बनाए, केव भी बनाए, स्ट्रक्चरल भी बनाए। पेंटिंग्स ऑफ अजंता एंड बदामी आर पीसीज ऑफ मार्बल। मार्बल क्यों? क्योंकि अजंता वाली उस टाइम की करी हुई पेंटिंग्स आज तक भी, अगर हम कोई कपड़ा भी ऐसा है जिसको हम 10 बार धो दें उसका फेड हो जाता है कलर, बट अजंता पेंटिंग्स का आज तक नहीं फेड हुआ कलर। सो दैट इज वाई, एंड बदामी केव्स की जो पेंटिंग्स है उसका फेड नहीं हुआ, तो दैट इज वाई दे आर पीसेस ऑफ मार्बल। टेम्पल आर्किटेक्चर कैन बी स्टडीड इन 2 फेजेस। जैसे हमने पीछे पल्लव्स में 4 में पढ़ा, तो चालुक्यास में 2 में पढ़ सकते हैं। ए होल एंड बदामी, यहाँ पे लाड खान टेम्पल या जैन टेम्पल, ये देखो ऐसे। उसके बाद मुक्तेश्वर, ये देखो अब पिलर्स बनाए, उसके बीच में स्कल्पचर्स बना रही है। स्कल्पचर्स बहुत ज्यादा थे, स्कल्पचर पिलर्स जो है इसमें खासियत थी। इन दोनों को हम पढ़ते हैं एक फेज में। नेक्स्ट फेज कौन सा आता था? पट्टिदकल। यहां पर क्या है? मिक्सचर है, नॉर्थ इंडियन स्टाइल के फीचर्स भी लिए और साउथ इंडियन स्टाइल के भी लिए। तो यहां पर ऐसे के हमारे पास टेम्पल्स दिखते हैं। अब नाम आपने सारे याद रखे हैं। आर्ट एंड कल्चर में हम अकेला अकेला मंदिर उठाएंगे, अकेले अकेला साइट उठाएंगे और उसको स्टडी करेंगे। यह है ह्यूनसांग। ह्यूनसांग चाइना से चला, पूरे इंडिया में घूमता हुआ नीचे तक और वापस चले गया। अब आपने ये देखना है घर जाके कि कौन सा पीरियड, कौन सा राजा, कौन सी डायनेस्टी, जो हमने बीच बीच में पढ़ा कि इस डायनेस्टी के बारे में उसने अच्छा बोला। बेसिकली जो बुद्धिज्म को फॉलो करेगा उसके बारे में वो अच्छा बोलेगा, जिसको नहीं फॉलो करेगा वो उसको बुरा कहेगा।